2 लाख साल नहीं बल्कि 2000 साल तक डुलुओ कॉन्टिनेंट में छिपकर रहने के बाद आखिरकार मेरी आस्था की शक्ति जमा होने वाली थी। बस एक कदम और मैं सीधे गॉड किंग रेल्म में प्रवेश कर सकता था। लेकिन ठीक इसी समय त्यानमार्ग जागलिन हो गया। वो डुलुओ कॉन्टिनेंट के शीर्ष 10 सबसे शक्तिशाली सोल मास्टर्स का हिसाब किताब करने वाला था। मुझे पता था कि 2000 साल से छिपा कर रखे मेरे असली पत्ते शायद अब छिपे नहीं रहेंगे। 2000 साल पहले जब मैंने पहली बार डुलुओ कॉन्टिनेंट में प्रवेश किया था, तब मेरा जागृत मार्शल सोल सबसे बेकार ब्लू सिल्वर ग्रास था और मेरी जन्मजात सोल पावर केवल 0.5 स्तर थी। उस दौर में कल्टीवेशन की विधियां परिवारों, संप्रदायों और साम्राज्यों के हाथों में पूरी तरह नियंत्रित थीं। मेरे जैसे बिना किसी पृष्ठभूमि, बिना प्रतिभा और मार्शल सोल के रूप में एक साधारण घास रखने वाले आम इंसान के लिए एक सामान्य सोल मास्टर बन पाना भी किस्मत की बात थी। उससे भी बुरी बात यह थी कि फॉलन सोल मास्टर्स हर जगह तबाही मचा रहे थे और भयंकर सोल बीस खुलेआम घूम रहे थे। मैं आइस एंड फायर येनयांग वेल में घुस गया और वहीं बंद होकर कई दशकों तक कठिन कल्टीवेशन करता रहा। कई दशकों बाद मैंने लेवल 99 हासिल कर लिया और डेमीगॉड बन गया। उस दिन पूरे डुलुओ कॉन्टिनेंट के पौधे आइस एंड फायर येनयांग वेल की ओर झुक गए। अनगिनत ब्लू सिल्वर ग्रास ने अपनी जीवन शक्ति जमीन के भीतर भेजनी शुरू कर दी और वह सारी शक्ति मेरे शरीर में इकट्ठी होने लगी। मेरी ब्लू सिल्वर ग्रास भी सबसे साधारण घास से बदलकर ब्लू सिल्वर एम्परर बन गई। इतनी बड़ी घटना ने जल्द ही क्यान फैमिली की सबसे शक्तिशाली दुश्मन क्यान यूहान का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वो उस दौर की सबसे शक्तिशाली, सबसे न्यायप्रिय और सबसे पवित्र एंजल सोल मास्टर थी। जब वो मुझे ढूंढते हुए आई तो उसने तमाम प्राचीन ग्रंथों को छान डाला, लेकिन मेरे बारे में उसे एक भी रिकॉर्ड नहीं मिला। वो मेरी ताकत देखना चाहती थी और मैं भी उस दौर की सबसे शक्तिशाली प्रतिभा की असली ताकत देखना चाहता था। उस लड़ाई में हम दोनों में से कोई भी दूसरे को पूरी तरह दबा नहीं पाया, लेकिन लड़ाई खत्म होने के बाद हम सबसे ज्यादा तालमेल रखने वाले साथी बन गए। बाद में फॉलन सोल मास्टर्स ने फिर से उपद्रव मचाया। सोल बीस्ट फॉरेस्ट के भयंकर सोल बीस्ट ने भी इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर हमला कर दिया। मैं और कियान यूहान रास्ते भर तबाही को रोकते हुए आगे बढ़े। 2 लाख साल से अधिक पुराने लगभग 20 भयंकर सोल बीस्ट हमारे हाथों मारे गए। बाद में जिसे मिंगजन डुलुओ का बीस्ट गॉड डिटियान कहा गया, उसे भी उस समय मैंने बुरी तरह घायल कर दिया था और वो शर्मिंदा होकर स्टार डाउ फॉरेस्ट वापस भाग गया। इसके बाद सी गॉड बोसा डोंग भी जमीन पर आया। आसमान में कियान यूहान थी, समुद्र में बोसा डोंग और जमीन पर मैं। हम तीनों ने मिलकर उस सबसे अराजक युग को दबा दिया। दुनिया में शांति आने के बाद कियान यूहान और बोसा डोंग ने अपनी फेथ पावर इकट्ठी करनी शुरू कर दी ताकि वे गॉड रेल्म में असेंड कर सके। मेरी अक्यूमुलेटेड पावर के साथ फर्स्ट लेवल गॉड बनना मेरे लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि फर्स्ट लेवल गॉड मेरी मंजिल नहीं थी। गॉड रेल्म में असेंड करने के बाद फर्स्ट लेवल गॉड की गॉड किंग रेल्म तक पहुंचने की राह बेहद कठिन थी। इसलिए मैंने कियान यूहान से सिर्फ एक बात कही, जब तक गॉड किंग नहीं बनूंगा तुमसे मिलने नहीं आऊंगा। वो गॉड रेल्म चली गई, बोसा डोंग भी गॉड रेल्म चला गया और मैं नीचे की दुनिया में रह गया। एक बार फिर पूरे 2000 साल के लिए। गॉड रेल्म में एक दिन नश्वर दुनिया में एक साल के बराबर था। उन दोनों के लिए यह बस कुछ दशकों का समय था, लेकिन मेरे लिए ये पूरे 2000 साल थे। अच्छी बात यह थी कि लेट ब्लूमर होने के कारण मुझे लगभग अनंत जीवन काल मिल गया था। इन 2000 वर्षों में मैंने सन मून कॉन्टिनेंट, हेवन डो कॉन्टिनेंट और स्टार लो कॉन्टिनेंट के हर कोने की यात्रा की। मैंने ब्लू सिल्वर क्लैन को विकसित किया, सभी जीवों की फेथ पावर इकट्ठी की और कई प्राचीन डिवाइन आर्टिफैक्ट्स भी खोज निकाले। सी गॉड टेम्पल के सामने खड़े होकर मैंने बोसा डोंग की मूर्ति को छुआ और हंस पड़ा। मूर्ति तो काफी शानदार और विबेर थी, लेकिन मुझे याद था कि असली बोसा डोंग उस समय मुझे आधा कदम हराने के लिए धोखा देने तक से पीछे नहीं हटता था। ठीक उसी समय पीछे से एक बेहद शक्तिशाली ऑरा मेरी ओर दबाव डालते हुए आई। सी गॉड आइलैंड की ग्रैंड प्रीस्ट बोसा सी अपने 9 सोल रिंग्स के साथ मेरे पीछे आ खड़ी हुई। उसने मुझे सी गॉड टेम्पल में घुस आए दुश्मन के रूप में देखा। अगले ही पल सी गॉड डोमेन ने तुरंत मुझे दबाना शुरू कर दिया, लेकिन वो शक्ति जो किसी टाइटल डुलुओ को भी कुचल सकती थी, मेरे शरीर पर पड़ते ही मेरे लिए हवा के एक झोंके जितनी भी नहीं थी। मैंने उसकी ओर देखा और कैजुअली पूछा, तुम बोसा डोंग के वंशज हो या उसके सेवक? बोसा सी का चेहरा उसी वक्त बदल गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि मैं सी गॉड को जानता हूँ। उसने तुरंत सी गॉड लाइट को एक्टिवेट किया और मुझे दबाने की कोशिश की, लेकिन मैंने भी कोई हमला नहीं किया। मैंने बस अपने माथे पर मौजूद सी गॉड ट्राइडेंट को दिखा दिया। ये वही चीज थी जो 2000 साल पहले बोसा डोंग ने अपने हाथों से मुझे दी थी। जैसे ही सी गॉड ट्राइडेंट सामने आया, पूरे सी गॉड आइलैंड के वाटर एलिमेंट्स उथल पुथल करने लगे। बोसा सी का सी गॉड डोमेन भी मेरे पास 3 फीट पहुंचते ही अपने आप खत्म हो गया, मानो कोई प्रजा अपने राजा के सामने आ गई। अगले ही पल आसमान से सी गॉड की एक विशाल छवि उतर आई। मुझे देखते ही बोसा डोंग की पहली बात थी, हा 2000 साल हो गए ब्लू यू और तुम अभी तक गॉड नहीं बने। मैं मुस्कुराया, मुसीबत हो गई। बोसा डोंग को जल्द ही कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने मुझसे पूछा कि क्या मेरे पास अब गॉड किंग रेल्म में प्रवेश करने की पूरी क्षमता है। मैंने सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन वो सब समझ गया। 2000 साल पहले मैंने जो कहा था, जब तक गॉड किंग नहीं बनूंगा तुमसे नहीं मिलूंगा, वो कोई मजाक नहीं था। मैंने सच में नश्वर दुनिया में रहते हुए अपनी कल्टीवेशन रेल्म को 2000 साल तक दबा कर रखा था, सिर्फ एक ही कदम में गॉड किंग रेल्म में प्रवेश करने के लिए। कौन किसे सजा देगा ये अभी तय नहीं हुआ था, लेकिन जाने से पहले बोसा डोंग ने मेरे लिए एक और मुसीबत खड़ी कर दी।
उसने सबके सामने डिवाइन डिक्री जारी करते हुए कहा, आज से सी गॉड आइलैंड की देखरेख ब्लू यू करेगा। मेरी बात ही सी गॉड की इच्छा मानी जाएगी। बोसाई और 7 सेक्रेड पिलर दो लोग तुरंत घुटनों के बल बैठ गए। सी गॉड की डिवाइन डिक्री का पालन करेंगे। ब्लू यू सामा को प्रणाम। मैंने बेबसी से बोसा डोंग को देखा। यह आदमी जाते जाते भी पूरी सी गॉड आइलैंड मेरे सिर पर डाल गया। मुझे इससे भी ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि बोसा डोंग के गॉड रेम लौटते ही सबसे पहले उसे कियान यूहान ने रोक लिया। 2000 साल बीत जाने के बाद भी जिस बात की उसे सबसे ज्यादा चिंता थी वो मैं ही था। जब उसे पता चला कि मैं सुरक्षित हूं और मैंने सी गॉड ट्राइडेंट को एक क्वाजी सुपर डिवाइन आर्टिफैक्ट बना दिया है, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। लेकिन जब उसे पता चला कि मैं टियानमू की शक्ति का सहारा लेकर गॉड किंग रेल में प्रवेश करने वाला हूं, तो वो काफी देर तक खामोश रहा। वुहॉन पैलेस में कियान डाओलियो अभी यही सोच रहा था कि क्या वो टॉप 10 पीक सोल मास्टर्स की सूची में जगह बना पाएगा। तभी अगले ही पल वर्शिप हॉल में मौजूद एंजल गॉड की प्रतिमा अचानक चमक उठी। कियान यूहान ने निचली दुनिया में बची अपनी डिवाइन पावर के माध्यम से उससे संपर्क किया और डिवाइन डोमेन उतार दिया। उसने वुहॉन पैलेस के पूरे इंटेलिजेंस नेटवर्क को एक व्यक्ति की तलाश में लगा दिया। उसका नाम ब्लू यू है। अगर उसकी कोई भी खबर मिले तो तुरंत वुहॉन पैलेस को बताना। पूरे वुहॉन पैलेस में उसे देखकर ऐसा समझा जाए जैसे स्वयं एंजल गॉड सामने हो। उसे किसी भी हालत में नाराज मत करना। कियान डाओलियो पूरी तरह स्तब्ध रह गया। सिर्फ एक नाम ऐसा कैसे हो सकता है जिसके लिए एंजल गॉड इतनी सख्त आज्ञा जारी करे। वो खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, आखिर ब्लू यू कौन है? कियान यूहान कुछ देर खामोश रहे। फिर उसने 2000 साल से बंद पड़े एक निषिद्ध स्थान को खोल दिया। वुहॉन हॉल के सबसे गहरे हिस्से में एक धूल से ढकी ब्लू सिल्वर एम्परर की प्रतिमा मौजूद थी। प्रतिमा पर बना पुरुष सीधा और मजबूत खड़ा था, जबकि उसके चारों ओर अनगिनत ब्लू सिल्वर ग्रास लिपटी हुई थी। कियान डाओलियो ने अपनी सोल पावर प्रतिमा में प्रवाहित की। 2000 साल पहले की सारी घटनाएं तुरंत उसके दिमाग में उमड़ पड़ी। वो उसी समय जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा, क्योंकि अब उसे आखिरकार पता चल गया था। ब्लू यू 2000 साल पहले एंजल गॉड के साथ मिलकर वुहॉन पैलेस की स्थापना करने वाला असली पूर्वज था। कियान डाओलियो का पूरा शरीर उत्साह से कांपने लगा। उसने तुरंत वर्शिप हॉल के सभी वर्शिपर्स को बुलाया और पोप बिबी डोंग को भी वहां बुला लिया। फिर उसने सबके सामने घोषणा की, आज से वुहॉन पैलेस की पूरी शक्ति का इस्तेमाल ब्लू यू हमारे पूर्वज को खोजने में किया जाएगा। जिसने भी हमारे पूर्वज को नाराज किया उसे सबसे पहले मैं खुद खत्म करूंगा। ब्लू यू एंजल गॉड के पति और वुहॉन पैलेस के असली पूर्वज थे। इसका मतलब था कि अगर मैं वुहॉन पैलेस में वापस आ गया तो उसके पास मौजूद सारी सत्ता और अधिकार हिल सकते थे। इसलिए वो तुरंत अपने गुप्त कमरे में लौट गया और राक्षसा गॉड से संपर्क किया। राक्षसा गॉड ने जैसे ही ब्लू यू नाम सुना, उसकी आवाज तक बदल गई, क्योंकि उसे भी लगता था कि मैं बहुत पहले मर चुका हूं। उसने बिबी डोंग को बताया कि बोसा डोंग और कियान यूहान के गॉड रेल में असेंड करने के बाद दोनों ने मिलकर मेरी हेवनली सीक्रेट्स को छिपा दिया था, और इन 2000 वर्षों में मैं लगातार दूलो कॉन्टिनेंट से दूर दूसरे महाद्वीपों में अपनी शक्ति इकट्ठी करता रहा था। लेकिन जिस बात से राक्षसा गॉड सबसे ज्यादा भयभीत था वो ये थी कि बिना गॉड बने भी 2000 साल तक जीवित रहना उसकी समझ से पूरी तरह परे था। इसलिए राक्षसा गॉड ने बिबी डोंग को सख्त आदेश दिया, उसे बिल्कुल मत छेड़ना और टियानमू पर कड़ी नजर रखना, क्योंकि जैसे ही उसकी गिनती शुरू होगी ब्लू यू का नाम निश्चित रूप से सूची में आएगा। उधर श्रेक अकेडमी में टैंग सान भी टियानमू की ओर देख रहा था। उसने अपनी पर्पल डीमन आई से टियानमू को देखने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसकी दोनों आंखों में तेज दर्द होने लगा और यहाँ तक कि उनमें से खून भी बहने लगा। वहीं टैंग हाओ किसी भी व्यक्ति से ज्यादा बेचैन था। उसे डर था कि टियानमू उसके उस पूरे प्लान को उजागर कर देगा जिसमें उसने टैंग सान को तैयार करके वुहॉन पैलेस से बदला लेने की योजना बनाई थी। टियांग हाओ को लगा कि ब्लू सिल्वर फॉरेस्ट में मेरी इनहेरिटेंस छिपी हुई है। अगर टैंग सान को मेरी इनहेरिटेंस मिल गई तो उसकी ताकत तेजी से बढ़ जाएगी। इसलिए वो उसी रात ब्लू सिल्वर फॉरेस्ट की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने ब्लू सिल्वर किंग को ढूंढ लिया, लेकिन जैसे ही ब्लू सिल्वर किंग ने सुना कि टैंग हाओ मेरी इनहेरिटेंस की तलाश में आया है, वो उसी समय गुस्से में आ गया। एंसेस्टर सामा बिल्कुल भी नहीं मरे हैं, वो ब्लू सिल्वर क्लैन के असली गॉड हैं। टैंग हाओ वहीं खड़ा रह गया। उसे किसी भी तरह विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना गॉड बने कोई इंसान 2000 साल तक कैसे जीवित रह सकता है। लेकिन ब्लू सिल्वर किंग ने उसे बताया उसमें एएन सिर्फ इसलिए ब्लू सिल्वर किंग बन पाई थी क्योंकि जब एंसेस्टर सामा सो रहे थे तब उनके शरीर से गिरी एक बूंद ओस उसे प्राप्त हुई थी। सिर्फ एक बूंद ओस ने ही एक 10वां बीज पैदा किया। सिर्फ एक बूंद ओस ने ही एक 10,000 साल पुरानी ब्लू सिल्वर एम्परर की आत्मा को जन्म दिया था। ये सुनकर टैंग हाओ के होश उड़ गए। उसने तुरंत एएन को देखा जो एक पेड़ के पास खड़ी थी। उसने पाया कि उसकी आंखें धीरे धीरे नीली होने लगी थी, जैसे उसके भीतर कुछ जाग रहा हो। टैंग हाओ ने समझा कि वो एंसेस्टर सामा की शक्ति का एक हिस्सा थी। अब उसे इस बात का पछतावा हो रहा था कि उसने इतनी बड़ी गलती की। वो तुरंत वापस श्रेक अकेडमी की ओर दौड़ा ताकि टैंग सान को रोक सके। टियानमू पर जैसे ही गिनती शुरू हुई, ब्लू यू का नाम स्क्रीन पर आ गया। पूरी दुनिया हैरान रह गई। किसी ने इस नाम के बारे में नहीं सुना था। वुहॉन पैलेस के सभी बड़े गुरु अब मेरी तलाश में जुट गए थे, लेकिन कोई भी मेरे सीधे रास्ते में आने का साहस नहीं कर पा रहा था। मैंने धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया था। टियानमू ने घोषणा की कि मैं गॉड किंग रेल्म में सफलतापूर्वक प्रवेश कर चुका हूं और दूलो कॉन्टिनेंट में मेरा दबदबा कायम हो गया है। वुहॉन पैलेस ने तुरंत अपने सारे मिशन रद्द कर दिए और मेरे स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका था कि मैं उनके अस्तित्व का असली आधार हूं। शेरेक अकेडमी में भी हलचल मच गई, जहां टैंग सान और टैंग हाओ को समझ आने लगा कि किस महान हस्ती से उनका सामना हुआ है। मेरी विरासत ने सभी को एक नई दिशा दी और पूरे महाद्वीप में शांति का एक नया युग शुरू हो गया।
इस तरह 2000 सालों के लंबे इंतजार और संघर्ष के बाद आखिरकार न्याय की जीत हुई और वुहान पैलेस तथा पूरे दूलो कॉन्टिनेंट में एक नए शांतिपूर्ण युग का सूत्रपात हुआ। दूलवो कॉन्टिनेंट में छिपकर 2000 साल बिताने के बाद मैं अब गॉड किंग रेल्म में प्रोपा करने ही वाला था। तभी अचानक एक तियानमू प्रकट हो गया। वो दूलवो कॉन्टिनेंट के टॉप 10 पीक सोल मास्टर्स का हिसाब करने वाला था। और अब मैं, जो ब्लू सिल्वर डेमीगॉड के रूप में इतने सालों से छिपा हुआ था, भी ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता था। तियानमू के प्रकट होने के 10वें दिन मैं सी ब्लू सिल्वर डोमेन में पहुंचा। 2000 साल पहले मैंने अपने हाथों से एक वाटर एट्रीब्यूट ब्लू सिल्वर ग्रास को विकसित किया था। आज वे पहले ही पूरे समुद्र में फैल चुके थे और यहाँ तक कि एक 2 लाख साल पुराना सी ब्लू सिल्वर एम्परर भी पैदा हो चुका था। जैसे ही सी ब्लू सिल्वर एम्परर ने आदेश दिया, समुद्र की गहराई से करोड़ों नीले प्रकाश बिंदु उठने लगे और मेरे शरीर में समा गए। ये सी ब्लू सिल्वर क्लैन द्वारा 2000 वर्षों से जमा की गई फेथ पावर थी। इसे प्राप्त करने के बाद मैं गॉड किंग रेल्म से बस आखिरी कदम दूर रह गया था। लेकिन ठीक इसी समय मेरे पर्सनल स्पेस में अचानक रोशनी चमकी। गैरिन बाहर आ गया था। वो मेरी गोद ली हुई बेटी और वर्तमान फायर ड्रैगन किंग थी। 2000 साल पहले जब मैं स्टार लोअर कॉन्टिनेंट में घूम रहा था, तब मुझे संयोग से एक ड्रैगन बोन मिली थी। उस ड्रैगन बोन की लॉ मनुष्यों को अस्वीकार करती थी। मैं उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था, लेकिन ड्रैगन बोन ने खुद ही मुझे एक आइस सील्ड ड्रैगन एग दे दिया। मैंने अपनी लाइफ ओरिजिन की शक्ति खर्च करके आखिरकार उस अंडे को बाहर निकाला। गैरिन वही छोटी फायर ड्रैगन थी। इन वर्षों में मैंने इकट्ठे किए गए लगभग सभी शीर्ष स्तर के सोल बीस्ट रिसोर्सेज और हेवनली मटीरियल्स को उसे दे दिया था और अब आखिरकार वो 5 लाख साल की हेवनली ट्रिब्यूलेशन पार कर चुकी थी। अगले ही पल स्पेस मुड़ गया। गैरिन ने मेरे द्वारा दी गई डिवाइन आर्टिफैक्ट स्पेस टाइम डिवाइन शटल की मदद से आधे दुलवो स्टार को पार किया और सीधे मेरे सामने आ गई। डैड में सफल हो गई। उसने लाल रंग की पोशाक पहन रखी थी और उसके चेहरे पर गर्व साफ दिखाई दे रहा था। 5 लाख साल की कल्टीवेशन उसे 7 लाख या 8 लाख साल पुराने सुपर फियर्स बीस्ट से भी सीधे भिड़ने के लिए काफी थी। मैंने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अभी अभी ब्रेक थ्रू किया है और इतना घमंड। गैरिन ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। अगर डीटियान जैसे किसी पुराने मॉन्स्टर से सामना हो जाए तो मैं उससे भी भिड़ने की हिम्मत रखती हूँ। मैंने उसका उत्साह नहीं तोड़ा। मैंने सिर्फ इतना बताया कि दूलवा कॉन्टिनेंट जल्द ही अराजक होने वाला है और उसे मेरे साथ रहना होगा। मैंने दूलवा कॉन्टिनेंट के सनसेट फॉरेस्ट की तरफ देखा। वो पहले तो हैरान हुई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठी, क्योंकि 2000 साल पहले जब वो ड्रैगन एग से बाहर निकली थी, तब मैंने उससे वादा किया था कि जब मैं दूलवा कॉन्टिनेंट वापस लौटूंगा तो उससे पिछली पीढ़ी के फायर ड्रैगन किंग के मरने की जगह दिखाऊंगा। गॉड रेल्म की उस बड़ी लड़ाई के बाद फायर ड्रैगन किंग और वाटर ड्रैगन किंग दूलवा कॉन्टिनेंट में मारे गए थे और ओरिजिन पावर आइस फायर यिनयांग वेल में बदल गई थी। मैंने सी ब्लू सिल्वर एम्परर को समुद्री क्षेत्र की रक्षा जारी रखने का आदेश दिया और गैरिन को लेकर सीधे सनसेट फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही हम जंगल के ऊपर पहुंचे, गैरिन का चेहरा अचानक बदल गया। उसने अपना सीना पकड़ लिया और जंगल की गहराई में ताकती लगा के देखने लगी। ये उसके ब्लड लाइन की सबसे गहराई से आने वाली पुकार थी। अगले ही पल वो अपने शरीर के भीतर उबल रही फायर ड्रैगन किंग ब्लड लाइन को और नहीं रोक सकी और एक ड्रैगन रॉर ने पूरे आसमान और धरती को हिला दिया। गैरिन सीधे अपने असली रूप में बदल गई। उसका विशाल शरीर आसमान और सूरज तक को ढक रहा था। अनगिनत सोल बीस्ट जमीन पर घुटनों के बल झुक गए। यहाँ तक कि जंगल में सोल बीस्ट का शिकार कर रहे मानव सोल मास्टर्स भी इस दबाव के कारण जमीन पर घुटनों के बल गिर गए और अपना सिर तक नहीं उठा पाए। आइस फायर यिनयांग वेल के पास दूगू बो ने अभी अभी अपनी कल्टीवेशन खत्म की ही थी कि उसने आसमान में उस फायर ड्रैगन को देख लिया। उसका चेहरा उसी वक्त सफेद पड़ गया, लेकिन असली डरावनी घटना अभी बाकी थी। आइस फायर यिनयांग वेल अचानक उथल पुथल करने लगा। गर्म आग की लहरें उफनने लगी और अत्यधिक ठंडी बर्फीली ऊर्जा भी उबलने लगी। दोनों लंबे वक्त से शान पड़े ड्रैगन किंग ओरिजिन्स गैरिन की ऑरा से पूरी तरह जाग उठे थे। आइस फायर यिनयांग वेल की 10,000 मीटर गहराई के नीचे 2 रेजिडुअल सोल्स ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। फायर ड्रैगन किंग ने गैरिन की ब्लड लाइन को महसूस किया। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन अगले ही पल वो आसमान की ओर देखकर जोर से हंस पड़ा। ये मेरा वंशज है, वह वर्तमान फायर ड्रैगन किंग है। लेकिन वाटर ड्रैगन किंग खामोश रहा। फायर ड्रैगन किंग के पास अभी भी एक वंशज था, लेकिन वाटर ड्रैगन क्लैन का तो कोई पता ही नहीं था। गैरिन ने अपने पूर्वज की पुकार सुनी तो तुरंत डैड का हाथ पकड़ लिया। जल्दी नीचे चलते हैं। मैं उसे लेकर आइस फायर यिनयांग वेल के पास उतरा। दूगो बो फॉर्मेशन के किनारे छुपा हुआ था और उसका पूरा सर ठंडे पसीने से भीग चुका था। मैंने सिर्फ उसकी ओर देखा। वहीं रहो, हिलना मत। दूगो बो ने तेजी से सिर हिलाया, मानो वो खुद को जमीन में ही गाड़ देना चाहता हो। अगले ही पल एक विशाल लाल और एक विशाल नीली ड्रैगन सोल झरने के पास ऊपर उठी। फायर ड्रैगन किंग गैरिन की पहचान पूछने वाला था कि उसने उसे मुझे डैड कहते हुए सुन लिया। दोनों ड्रैगन किंग्स उसी समय असंतुष्ट हो गए। एक महान फायर ड्रैगन किंग किसी इंसान को अपना पिता कैसे मान सकता था? गैरिन तुरंत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। नहीं, मेरे डैड के बिना कौन मेरे डैड का अपमान करने की हिम्मत कर सकता है? अगर ऐसा है तो मुझे ये इनहेरिटेंस नहीं चाहिए। दोनों गॉड किंग्स और ड्रैगन किंग्स तुरंत उसकी बात से निरुत्तर हो गए। मैं उसे यहाँ ड्रैगन एंसेस्टर से कुछ मांगने के लिए नहीं लाया हूँ। मैं सिर्फ उसका वो अवसर वापस लेने आया हूँ जो मूल रूप से उसी का है। फायर ड्रैगन किंग और वाटर ड्रैगन किंग ने मेरी कल्टीवेशन को जांचना शुरू किया, लेकिन जितना ज्यादा वे जांचते गए उतना ही ज्यादा हैरान होते गए। मेरे शरीर के भीतर सोल पावर की कोई हलचल नहीं थी, लेकिन मेरे आसपास स्पेस लॉज की शक्ति उनके द्वारा याद किए गए स्पेस गॉड से भी ज्यादा भयानक थी। मैंने फायर ड्रैगन किंग की ओर देखा
तुम दोनों की रेजिडुअल सोल्स ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगी। अपनी ओरिजिन पावर गैरन को दे देना ही सबसे अच्छा विकल्प है। फायर ड्रैगन किंग काफी देर तक खामोश रहा। अंततः उसने सिर हिला दिया, लेकिन वाटर ड्रैगन किंग ने एक लंबी सांस छोड़ी। फायर ड्रैगन किंग के पास अभी भी एक वंशज था, लेकिन वाटर ड्रैगन क्लैन को अपना एक भी वंशज नहीं मिला था। अंत में उसकी आखिरी वाटर ड्रैगन ओरिजिन पावर भी उसकी रेजिडुअल सोल के साथ धीरे धीरे खत्म हो जाने वाली थी। मैंने उससे एक वादा किया, अपनी वाटर ड्रैगन ओरिजिन पावर भी गैरन को दे दो। मैं तुम दोनों की ट्रू स्पिरिट्स को नष्ट नहीं होने दूंगा। जब मैं गॉड रैन को तोड़कर आगे निकल जाऊंगा, तब मैं तुम्हारे लिए दोबारा ड्रैगन बॉडीज बना दूंगा। वाटर ड्रैगन किंग को मेरी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। गॉड रैन को तोड़कर निकलना और फिर ड्रैगन बॉडी को दोबारा बनाना, उस वक्त के ड्रैगन गॉड तक ऐसा नहीं कर पाए थे। एक ऐसे इंसान में जो अभी तक गॉड भी नहीं बना था, आखिर इतनी बड़ी बात कहने की हिम्मत कैसे हो सकती थी? मैंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, बस अपना हाथ उठाया। एक चांदी जैसी रोशनी मेरी हथेली में दिखाई दी। अगले ही पल पूरी आइस फायर यिन यांग वेल की स्पेस मानो मेरे द्वारा दुनिया से अलग कर दी गई। दोनों गॉड किंग की रेजिडुअल सोल्स एक एक साथ अपनी आत्मा की गहराई से खड़ी हो गई। अब उन्हें आखिरकार समझ आ गया था, उनके सामने खड़ा ये इंसान उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक था। वाटर ड्रैगन किंग काफी देर तक खामोश रहा। अंततः उसने भी हामी भर दी। वैसे भी अंत में हमें नष्ट ही होना है, तो फिर तुम्हारे साथ एक बार ये दाव खेल लेते हैं। लेकिन उसने पहले ही गैरिन को चेतावनी दे दी। फायर और वाटर दोनों गॉड किंग ओरिजिन्स एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर तुमने इन्हें एक साथ फ्यूजन किया और थोड़ी भी गलती हुई तो तुम्हारा शरीर फट सकता है और तुम मर सकती हो। लेकिन गैरिन को बिल्कुल डर नहीं लगा। उसने सहजता से कहा, जब डैड मेरे साथ हैं तो डर किस बात का। वह आइस फायर यिन यांग वेल के सामने बैठ गई। लाल और नीले झरने के मिलन वाले स्थान पर अगले ही पल फायर ड्रैगन किंग और वाटर ड्रैगन किंग ने एक साथ अपनी ओरिजिन पावर को सक्रिय कर दिया। एक लाल और एक नीली प्रकाश स्तंभ आसमान तक उठी और सीधे गैरन के शरीर में समा गई। गैरन ने दर्द से एक आवाज निकाली। उसका आधा शरीर लाल और आधा बर्फीला नीला हो गया। आइस और फायर की ओरिजिन पावर उसके शरीर के भीतर बुरी तरह टकराने लगी, मानो उसकी सारी मरीडियंस को फाड़ कर रख देगी। दोनों ड्रैगन किंग्स भी घबरा गए, लेकिन मैंने सिर्फ एक शब्द कहा, स्थिर। स्पेस लॉ सीधे गैरन के शरीर में प्रवेश कर गए। जो आइस और फायर ओरिजिन्स अभी एक दूसरे से लड़ रही थीं, उन्हें मैंने जबरन दबा दिया। इसके बाद दोनों शक्तियां धीरे धीरे एक दूसरे में फ्यूज होने लगी। दोनों ड्रैगन किंग्स ये देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गए। एक्सट्रीम आइस और एक्सट्रीम फायर की आपसी असंगति इतनी ज्यादा थी कि गॉड रेल्म के लॉ एनफोर्सर्स के लिए भी इसे संभालना मुश्किल था। लेकिन मैंने सिर्फ अपना हाथ उठाया और दोनों शक्तियों को नियंत्रित कर दिया। जब उसकी कल्टीवेशन बढ़ेगी तब यह सील अपने आप खुल जाएगा। 10 दिन बाद गैरन ने दोनों ओरिजिन्स को पूरी तरह फ्यूज कर लिया। उसके शरीर के भीतर की शक्ति पूरी तरह फूट पड़ी। 6 लाख साल की हेवनली ट्रिब्यूलेशन आ गई। वो सीधे ट्रिब्यूलेशन क्लाउड्स में घुस गया। एक अगरबत्ती जलने जितने समय के अंदर ही ट्रिब्यूलेशन क्लाउड्स बिखर गए। इसके तुरंत बाद 7 लाख साल की हेवनली ट्रिब्यूलेशन आ गई। गैरन वहीं खड़ा रहा और उसने लाल नीली मिली हुई ड्रैगन ब्रेथ बाहर छोड़ी। उसने सीधे पूरे ट्रिब्यूलेशन क्लाउड्स को चीरकर नष्ट कर दिया। आधे दिन बाद 8 लाख साल की हेवनली ट्रिब्यूलेशन नदीन हुई। इस बार उसने फायर ड्रैगन किंग का असली रूप धारण किया और आसमान में गिरी पूरी ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग को एक ही बार में निगल लिया। एक ही दिन में 3 हेवनली ट्रिब्यूलेशंस। गैरन 5 लाख साल पुराने फियर्स बीस्ट से सीधे 8 लाख साल पुराने फियर्स बीस्ट के स्तर तक पहुंच गया। वो वापस अपने मानव रूप में आया और उत्साहित होकर मेरे पास दौड़ता हुआ आया। डैड, अब क्या मैं एक मुक्के में दियाटियान को उड़ा सकता हूं? मैंने उसके सिर पर हाथ मारा। ज्यादा घमंड मत करो, असली चीज डिवाइन नेचर है। गैरन ने तभी खुद को थोड़ा संभाला। फिर उसने फायर ड्रैगन किंग और वाटर ड्रैगन किंग की ओर मुड़कर गंभीरता से प्रणाम किया। लेकिन दोनों ड्रैगन किंग्स की रेसिडुअल सोल्स अब लगभग पारदर्शी हो चुकी थी। मैंने उनसे वादा किया था, इसलिए मैं अपना वादा कैसे तोड़ सकता था। मेरी हथेली से लाइफ पावर बाहर निकली। हरी रोशनी आइस फायर यिन यांग वेल के आसपास फैल गई। वहां मौजूद सूखी घास उसी पल अंकुरित होने लगी। आसपास की इमॉर्टल अर्ब्स भी तेजी से बढ़ने लगी। दोनों ड्रैगन सोल्स का शरीर भी आंखों के सामने तेजी से ठोस होने लगा। वाटर ड्रैगन किंग पूरी तरह अवाक रह गया। लाइफ लॉ, तुम अभी तक गॉड नहीं बने हो, फिर भी तुम लाइफ गॉडेस से भी ज्यादा शुद्ध लाइफ पावर को कैसे नियंत्रित कर सकते हो? फायर ड्रैगन किंग भी खामोश हो गया। स्पेस लॉ, लेट ब्लूमर, जितना लंबा जीवन उतनी भयानक अक्यूमुलेशन। अगर मैं गॉड किंग बन गया तो मैं निश्चित रूप से कोई साधारण गॉड किंग नहीं रहूंगा। दोनों ड्रैगन किंग्स ने आखिरकार अपना सिर झुका दिया। ब्लू यू सामा, ड्रैगन क्लैन आप पर एक बहुत बड़ा ऋण रखता है। ठीक इसी समय आसमान के ऊपर पिछले 10 दिनों से शांत पड़ी सुनहरी तियानमो अचानक कांप उठी। कॉन्टिनेंट में गूंज उठी। 10 दिन पूरे हो चुके हैं। डोलो कॉन्टिनेंट के टॉप 10 पीक सोल मास्टर्स की गिनती आधिकारिक रूप से शुरू होती है। पूरे महाद्वीप की नजरें तियानमू पर टिक गईं। सी गॉड आइलैंड पर बौसा सी ने अपनी सांस रोक ली। वुहुन हॉल में क्यान डाओलियू आसमान को घूरता रहा और उम्मीद करने लगा कि उसे भी इस सूची में एक स्थान मिलेगा। श्रेक अकेडमी में यू शाओ गैंग का चेहरा उत्साह से लाल हो गया और वाटरफॉल के पीछे की गुफा में टैंग हाउ ने भी अपना सिर उठाकर तियानमू की ओर देखा। सुनहरी रोशनी इकट्ठी हुई। एक पंक्ति ने आसमान को चीर दिया। 10वां स्थान, हॉतियन डाओलुओ टैंग हाउ। मूल्यांकन, 1 हथौड़े से फैसला। रेड स्ट्रीट में कोई प्रतिद्वंदी नहीं। उसने केवल हाल ही में टाइटल डाओलुओ बनने के बाद वुहुन पैलेस के 2 पोप लेवल पीक डाओलुओ को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। टैंग हाउ स्तब्ध रह गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो केवल 10वें स्थान पर आएगा। वुहुन पैलेस में क्यान डाओलियू का चेहरा और भी ज्यादा गंभीर हो गया। अगर टैंग हाउ भी सूची में आ सकता है तो फिर वो खुद एक लेवल 99 सुप्रीम डाओलुओ आखिर किस स्थान पर होगा?
अगले ही पल तियानमू का दृश्य खुल गया। एक अंधेरे जंगल में टैंग हाओ आधे घुटने पर बैठा था और अपनी बाहों में अभी अभी मर चुकी ए इन को पकड़े हुए था। ऊपर से क्यान शुंजी साथ में क्रिसांथोमम डाओलुओ और गोस्ट डाओलुओ आसमान से नीचे उतर रहे थे। उनका निशाना सिर्फ ए इन का 1 लाख साल का सोल रिंग नहीं था, बल्कि टैंग हाओ के शरीर पर मौजूद सोल बोन भी उनका लक्ष्य था। ए इन के गायब होने से पहले उसके मुंह से सिर्फ आखिरी शब्द निकले, हमारे बच्चे का ख्याल रखना। अगले ही पल 1 लाख साल का सोल रिंग टैंग हाओ के शरीर में समा गया। उसके 9 सोल रिंग्स एक साथ दिखाई दिए। टैंग हाओ आधिकारिक रूप से टाइटल डाओलुओ बन गया। उसने एक हाथ से टैंग सान को कसकर पकड़ लिया और दूसरे हाथ में हॉटियन हैमर थाम लिया। क्यान शुंजी और बाकी दोनों के सामने उसने सीधे रिंग डेटोनेशन कर दिया। क्यान शुंजी की दोनों बाहों की हड्डियां टूट गईं और वो खून उगलते हुए दूर जा गिरा। युए ग्वान का हमला अभी उसके पास पहुंचा भी नहीं था कि हैमर एज के दबाव से वो पीछे हट गया। गोस्ट डाओलुओ ने पीछे से हमला करने की कोशिश की। टैंग हाओ ने पलटकर एक ही हथौड़े से उसके आधे कंधे को कुचल दिया। दूसरा हथौड़ा गिरा। धरती पूरी तरह फट गई। आसपास 100 जांग के दायरे में मौजूद पेड़ तक चूर्ण में बदल गए। क्यान शुंजी गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। क्रिसांथोमम डाओलुओ और गोस्ट डाओलुओ अब दोबारा लड़ने की हिम्मत नहीं कर सके। वे क्यान शुंजी को लेकर बुरी तरह घायल हालत में वहां से भाग गए। तियानमू का दृश्य आखिरकार वहीं रुक गया। टैंग हाओ का पूरा शरीर खून से लथपथ था। एक हाथ में टैंग सान था और दूसरे हाथ में हॉटियन हैमर। उसने अपनी बाहों में मौजूद बच्चे की ओर देखा और भारी आवाज में कहा, शाओ सान, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी मां का पहला बदला ले लिया। दृश्य गायब हो गया। पूरा डाओलुओ कॉन्टिनेंट पूरी तरह उबल पड़ा। यू शाओ गैंग उत्साह से लाल हो गया। उसकी नजर में यही अटैक टाइप सोल मास्टर की चरम सीमा थी। बिबी डोंग ने क्यान शुंजी को एक ही हथौड़े से उड़ाए जाने का दृश्य देखा और उसके होठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। क्यान शुंजी की उस समय की बेइज्जती अब पूरे महाद्वीप के सामने पूरी तरह उजागर हो चुकी थी। लेकिन क्यान डाओलुओ गुस्से से दहाड़ उठा और उसने कुर्सी का हत्था तक कुचल दिया। टैंग हाओ ने न सिर्फ उसके बेटे को मार डाला था, बल्कि अब पूरे महाद्वीप के सामने वुहुन पैलेस की भी पूरी तरह बेइज्जती कर दी थी। सनसेट फॉरेस्ट में गैरन ने तिरस्कार से होंठ सिकोड़ लिए। एक औरत के सहारे और जाल बिछाकर हासिल की गई ताकत को भी पीक कहा जा सकता है। फायर ड्रैगन किंग भी उतना ही तिरस्कार से भरा था। उनके युग में इस तरह जबरदस्ती बाहरी शक्ति उधार लेकर अपनी नींव को नुकसान पहुंचाने वाली तकनीक को असली ताकत माना ही नहीं जाता था। ग्रैंड सुमेरो हैमर की रिंग डेटोनेशन टेक्निक दुश्मन को 1000 नुकसान पहुंचाती है, लेकिन खुद को भी 800 नुकसान देती है। उस लड़ाई में टैंग हाओ के शरीर में जो गंभीर आंतरिक चोटें रह गई थी, उनकी वजह भी वही लड़ाई थी। गैरन ने अचानक तियानमू के दृश्य में एएन को देखा। डैड, वो ब्लू सिल्वर एम्पर के आपकी संतान मानी जाएगी। मैं मुस्कुराया। मुश्किल से कहा जा सकता है कि थोड़ा संबंध है। 2000 साल पहले एएन को बस अनजाने में मेरे द्वारा छोड़े गए कुछ ब्लड लाइन रिसोर्सेज मिले थे और उसी के सहारे वो धीरे धीरे ब्लू सिल्वर एम्पर बन गए। लेकिन मैंने गैरन को यह नहीं बताया कि उसके आगे सूची में आने वाले 9 लोग ही असली ऐसे अस्तित्व थे जो पूरे डाओलुओ कॉन्टिनेंट को पूरी तरह निराशा में डाल सकते थे। डाओलुओ टंटन में छुपकर 2000 साल बिताने के बाद मैं अब गॉड किंग रेल्म में तपा करने ही वाला था। तभी अचानक एक तियानमू प्रकट हो गया। वो डाओलुओ कॉन्टिनेंट के टॉप 10 पीक सोल मास्टर्स का हिसाब करने वाला था और अब मैं ब्लू सिल्वर डेमीगॉड भी ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता था। तियानमू की 10वें नंबर की सूची में हॉटियन डाओलुओ टैंग हाओ का नाम आया। उसने 20 साल पहले हुई उस लड़ाई को सबके सामने उजागर कर दिया। एयिन ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। टैंग हाओ ने अभी अभी टाइटल डाओलुओ का रेल्म हासिल किया था और उसने अपने सोल रिंग्स को विस्फोटित करके वुहुन पैलेस के पोप क्यान जुंजी को एक ही हथौड़े से गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उसने क्रिसांथोमम डाओलुओ और घोस्ट डाओलुओ को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उस लड़ाई के बाद टैंग हाओ पूरे महाद्वीप की एक लेजेंड बन गया था। लेकिन अब तियानमू ने उसे जो रिवॉर्ड दिया वो उसकी उपलब्धि से भी ज्यादा क्रूर था। 10वें स्थान का रिवॉर्ड 2 विकल्पों में से एक चुने। विकल्प 1 लाख साल पुराने ब्लू सिल्वर एम्परर एयिन को पुनर्जीवित करना। विकल्प 2 पिछले हॉटियन सेक्ट मास्टर उसके पिता टैंग टियान को पुनर्जीवित करना। एक वो पत्नी थी जिसने उसके लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। दूसरे वो पिता थे जिनकी मृत्यु उसके कारण दुख और गुस्से में हुई थी। ये चुनाव सामने आते ही पूरा डाओलुओ कॉन्टिनेंट हिल गया। सेंट सोल विलेज के पीछे पहाड़ पर टैंग हाओ तियानमू को घूरता रहा। उसके हाथ में पकड़ी शराब की बोतल जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गई। वो घुटनों के बल बैठ गया और दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर दर्द से कांपने लगा। अगर वो एयिन को पुनर्जीवित करता तो उसका पूरा परिवार फिर से एक साथ हो सकता था, लेकिन टैंग टियान को उसने ही मुसीबत में डाला था और उसी के कारण उसके पिता की जान गई थी। अगर वो अपने पिता को छोड़ देता तो वो उसी समय श्रेक अकेडमी भी पूरी तरह हिल गई। टैंग सान अवाक होकर तियानमू को देख रहा था। आज तक उसे पता ही नहीं था कि उसका रोज शराब पीने वाला और कम बोलने वाला लोहार पिता वास्तव में हॉटियन डाओलुओ टैंग हाओ था। टैंग सान ने अपनी मुट्ठियां कस ली। उसकी मां को वुहुन पैलेस ने मरने पर मजबूर किया था और उसके पिता ने वर्षों तक अपनी पहचान छिपाकर जीवन बिताया था। उसने मन ही मन इस दुश्मनी को याद रख लिया। लेकिन उसके पास खड़ी शाओ वू का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। टैंग हाओ एक टाइटल डाओलुओ था। 4 साल पहले जब टैंग सान ने नोडिंग अकेडमी में प्रवेश लिया था तब टैंग हाओ को शाओ वू के अस्तित्व के बारे में पहले से पता था। तो क्या उसने बहुत पहले ही उसकी 1 लाख साल की सोल बीस्ट फाकेंग की पहचान देख ली थी? शाओ वू जितना सोचती गई उतनी ही डरती गई, यहां तक कि उसे शक होने लगा कि टैंग हाओ ने उस समय हमला नहीं किया क्योंकि वो उसे टैंग सान के पास पालना चाहता था और जब टैंग सान टाइटल डाओलुओ बन जाएगा तब वो उसके लिए सैक्रिफाइस करवाएगा। लेकिन टैंग सान को देखते हुए वो इस बात पर विश्वास भी नहीं करना चाहती थी। टैंग हाओ की पत्नी भी एक 1 लाख साल की सोल बीस्ट थी। उसे लगा कि शायद टैंग हाओ उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
लेकिन ये विचार आते ही शाओवो को खुद ही ये बेतुका लगा। जो इंसान अपने पिता और अपनी सोल बीस्ट पत्नी के बीच चुनाव करने को लेकर इतना उलझ सकता है, क्या वो सच में उसके जैसे 1 लाख साल के सोल बीस्ट के खिलाफ कोई योजना नहीं बना रहा होगा? त्यानमू पर 2 तस्वीरें एक साथ दिखाई दी। बाईं तरफ युवा टैंग हो और एयिन थे, दाईं तरफ पुराने सेक्ट मास्टर टैंग तियान। टैंग हो और टैंग शाओ को खुद हॉटियन हैमर की कल्टीवेशन सिखा रहे थे। इसके बाद दृश्य बदल गया। टैंग हाओ के एक सोल बीस्ट से प्रेम करने की खबर हॉटियन सेक्ट तक पहुंची। टैंग तियान दुख और गुस्से से भर गया। उसने हॉटियन हैमर पर ही खून उगल दिया। उसने खुद टैंग हाओ को सेक्ट से निकाल दिया। कुछ ही समय बाद वो दुख में मर गया। अब हर कोई सब समझ चुका था। टैंग हाओ चाहे किसी को भी चुनता, उसे पूरी जिंदगी बलदाव का बोझ उठाना पड़ता। बेटा कहलाता। अगर वो टैंग तियान को चुनता तो वो अपनी सबसे प्रिय पत्नी को छोड़ने वाला निर्दोई इंसान बन जाता। वुहुन पैलेस में बीबी डोंग सब कुछ देखकर संतुष्ट थी। वह देखना चाहती थी कि जिसने उस समय एक हथौड़े से वुहुन पैलेस की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दी थी, वो आज क्या चुनाव करता है। मैंने त्यानमू को देखते हुए शांत स्वर में कहा, एयिन के लिए उसके पिता और सेक्ट की ज्यादातर जिम्मेदारी उसके अपने प्रेम से कहीं कम महत्वपूर्ण थी। जल्द ही आधा घंटा बीत गया। टैंग हाओ ने अभी तक कोई चुनाव नहीं किया था। त्यानमू ने धैर्य खो दिया। पुरस्कार पाने वाला अभी तक चुनाव नहीं कर पाया है। अब 1 मिनट की उल्टी गिनती शुरू की जा रही है। उल्टी गिनती समाप्त होने तक चुनाव नहीं किया गया तो रिवॉर्ड अपने आप समाप्त हो जाएगा। 60, 59। ठंडे अंक लगातार बदलने लगे। हर एक अंक टैंग हाओ के सीने पर भारी हथौड़े की तरह गिर रहा था। हॉटियन सेक्ट के वर्तमान सेक्ट मास्टर टैंग शाओ उल्टी गिनती को घूरते रहे। उन्होंने भी कभी एयिन से प्रेम किया था, लेकिन त्यानमू में दिखाई दे रहा वो व्यक्ति उनका पिता था जो टैंग हाओ के कारण मरा था। फर्स्ट एल्डर ने एक हथौड़े से जमीन तोड़ दी। इसमें सोचने जैसे क्या है? ओल्ड सेक्ट मास्टर उसी के कारण मरे, हॉटियन सेक्ट भी उसी के कारण बंद हुआ। अगर उसमें जरा भी विवेक बाकी है तो उसे ओल्ड सेक्ट मास्टर को पुनर्जीवित करना चाहिए। सेकंड एल्डर और थर्ड एल्डर ने भी एक के बाद एक बोलना शुरू कर दिया। अगर टैंग हाओ ने टैंग तियान को चुना तो शायद सेक्ट उसे अपने अपराध का प्रायश्चित करने का एक मौका दे सकता है, लेकिन अगर उसने एयिन को ही पुनर्जीवित करने का फैसला किया तो आज के बाद हॉटियन सेक्ट उसे पूरी तरह संबंध तोड़ देगा। यहां तक कि सेक्ट की एनफोर्समेंट टीम भेजकर खुद उसे खत्म करना पड़े तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। पूरे हॉटियन सेक्ट में हत्या का इरादा फैल गया। टैंग शाओ ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो एक शब्द भी नहीं बोल सका। 7 टाइजर ग्लेज टायल सेक्ट में निंग फेंगजी ने सिर्फ एक लंबी सांस छोड़ी, लेकिन सॉ डोलुआ ने और भी सीधे शब्दों में कहा, अगर एयिन को चुनता है तो वह नालायक बेटा है, अगर टैंग तियान को चुनता है तो वह विश्वासघाती है। चाहे जो भी चुने, टैंग हाओ का डाव हाथ बुरी तरह टूट जाएगा। टैनमू की उल्टी गिनती और तेज हो गई। 10 सेकेंड्स। टैंग सैन श्रेक अकेडमी के मैदान में खड़ा था। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। उसे खुद नहीं पता था कि वो अपने पिता से किसे चुनने की उम्मीद करे। अगर माँ को चुनते हैं तो दादा का क्या होगा, और अगर दादा को चुनते हैं तो माँ का क्या होगा। वहीं यू शाओगांग ने लंबी सांस ली। मैं टैंग हाओ को जितना जानता हूं उसके हिसाब से वह निश्चित रूप से एयिन को चुनेगा। और सच में जब उल्टी गिनती में सिर्फ आखिरी 1 सेकंड बचा था, टैंग हाओ ने आसमान की ओर देखकर दर्द से चिल्लाते हुए कहा, पिताजी, आपका बेटा नालायक है। जब एयिन को पुनर्जीवित कर लूंगा तो आपकी कब्र के सामने जाकर खुद को मारकर अपने अपराध का प्रायश्चित करूंगा। मैं विकल्प 1 चुनता हूं, एयिन को पुनर्जीवित करें। सुनहरी रोशनी चमकी। टैंग तियान का दृश्य उसी समय चकनाचूर हो गया। वहीं एयिन वाला दृश्य अचानक बेहद चमकदार नीली सुनहरी रोशनी से भर उठा। हॉटियन सेक्ट बुरी तरह शांत हो गया। अगले ही पल सेकंड एल्डर ने गुस्से में खून उगल दिया। जानवर, उसने सच में उस सोल बीस्ट को चुना? थर्ड एल्डर ने सीधे हॉटियन हैमर निकाल लिया। आज से टैंग हाओ को हॉटियन सेक्ट से निकाल दिया जाता है। उसे हॉटियन की उपाधि वापस ली जाती है। हॉटियन सेक्ट के सभी शिष्य मेरी बात सुने। आज के बाद जो भी टैंग हाओ को देखे उसे देखते ही मार डालना। टैंग शाओ वहीं खड़ा रहा, मानो अचानक वो 10 साल बूढ़ा हो गया। उस समय एल्डर्स ने उसे हॉटियन टाइटल विरासत में लेने की सलाह दी थी, लेकिन उसने मना कर दिया था, क्योंकि उसके अनुसार हॉटियन का टाइटल टैंग हाओ का होना चाहिए था। लेकिन अब उसके बाद सेक्ट के इस फैसले को स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो उन पैलेस में ज्ञान डाओ लियो जोर से हंस पड़ा। अपनी पत्नी के लिए टैंग हाओ ने अपने सगे पिता की जिंदगी तक छोड़ दी। आज से उसने खुद को सेक्ट से और पूरे संसार से बुरी तरह अलग कर लिया। श्रेक अकेडमी में टैंग सान जमीन पर बैठ गया। उसके पिता ने उसकी मां को चुना था, उसने अपने दादा को नहीं चुना था। शाओ अनजाने में कुछ कदम पीछे, और पहली बार उसके मन में एक गहरा डर पैदा हुआ। जो परिवार अपने सगे पिता को भी छोड़ सकता है, क्या वो सच में उसके जैसे 1 लाख साल के सोल बीस्ट को दिल से स्वीकार करेगा? सनसेट फॉरेस्ट में फायर ड्रैगन किंग और वाटर ड्रैगन किंग भी खुद को रोक नहीं पाए। एक औरत के लिए अपने पिता को छोड़ दिया और अपने ही सेक्ट को बर्बाद कर दिया। क्या ऐसा इंसान भी हीरो कहलाने लायक है? गरिन ने मेरी ओर देखकर पूछा, डैड, अगर आपकी जगह होते तो क्या आप कोई ऐसा तरीका निकाल सकते थे जिसमें दोनों को बचाया जा सके? मैंने आइस फायर यिन यांग वेल की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, बिल्कुल। एयिन के सैक्रिफाइस के बाद उसका असली शरीर सिर्फ एक ब्लू सिल्वर ग्रास था। उसे आइस फायर यिन यांग वेल में लगा दो और यहाँ की हेवनली एनर्जी से उसका पोषण करो। कुछ ही वर्षों में वह फिर अपने पीक पर लौट सकती है और पूरी तरह पुनर्जीवित हो सकती है। टैंग हाओ पूरी तरह टैंग तियान को चुन सकता था, अपने पिता को पुनर्जीवित करता, सेक्ट को बचाता और फिर एयिन को यहाँ लाकर उसका पालन पोषण करता। इस तरह फिलियल पायटी, लव और सेक्ट तीनों में से कुछ भी नहीं खोता। गरिन तुरंत समझ गई।
टैंग हॉ के पास कोई विकल्प नहीं था, ऐसा नहीं था। वो सिर्फ आइस फायर यिन यांग वेल के इस तरीके के बारे में नहीं जानता था। ए यिन के लिए अपने पिता को छोड़ने के बदले उसे पूरे संसार का विरोध और अपने लोगों का त्याग मिला था। सेंट सोल विलेज के पीछे पहाड़ पर टैंग हॉ को बाहरी दुनिया की गालियों की बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसने तैनमू को यह घोषणा करते हुए सुना कि अब रिवॉर्ड दिया जाने वाला है। बिना किसी साइड इफेक्ट के 1 लाख साल पुराने सोल बीस्ट ब्लू सिल्वर एम्परर ए यिन को पुनर्जीवित किया जाएगा। टैंग हॉ पहले तो स्तब्ध रह गया, लेकिन अगले ही पल उसका पूरा शरीर उत्साह से कांपने लगा। ए यिन सच में वापस आने वाली है। जो व्यक्ति अभी कुछ पल पहले अपने पिता के लिए रो रहा था, अगले ही पल खुशी से पागल जैसा हो गया। हॉटियन सेक्ट के एल्डर्स ने देखकर गुस्से से कांपने लगे। अभी कुछ देर पहले तक जो पिता से माफी मांग रहा था, ए यिन के पुनर्जीवित होने की खबर सुनते ही वो पागलों की तरह खुश हो गया। उसकी आंखों में टांग ध्यान के लिए अब जरा भी जगह नहीं बची थी। टैनमू की उल्टी गिनती शुरू हो गई। 10, 9, 8। टैंग हॉ ने अपनी मुट्ठी कस ली। चाहे मुझे पूरे संसार की गालियां झेलनी पड़े, चाहे मुझे सेक्स से निकाल दिया जाए, तो क्या पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे अपने फैसले पर पछतावा नहीं है। आखिरकार पुनर्जीवन शुरू हुआ। ब्लू सिल्वर ग्रास से ऐसी नीली सुनारी रोशनी निकली जैसे पहले कभी नहीं देखी गई थी। एक जगह इकट्ठी हुई एक कोमल पानी जैसी नीली आकृति धीरे धीरे ठोस होने लगी। ए यिन सच में पुनर्जीवित हो गई। टांग हाओ पागलों की तरह उसकी ओर दौड़ा और उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। ए यिन अभी अभी जागी थी। उसका चेहरा पूरी तरह उलझन से भरा हुआ था। उसने लंबे बालों वाले बूढ़े और थके हुए टैंग हॉ को देखा। उसे समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या था। वह तो मर चुकी थी, फिर वह दोबारा टैंग हॉ के सामने कैसे खड़ी थी? टैंग हॉ ने उसे सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं की। वो ये नहीं बता सकता था कि उसे पुनर्जीवित करने के लिए उसने अपने सगे पिता को छोड़ दिया था। उसने बस ए यिन से कहा, त्यानमू प्रकट हुआ, मैं टॉप 10 पीक सोल मास्टर्स में 10वें स्थान पर आया और तुम्हें पुनर्जीवित करना त्यानमू का रिवॉर्ड था। ए यिन ने उस पर बिल्कुल शक नहीं किया। उसने टैंग हॉ को गले लगाकर रोते हुए कहा, मैं बस तुम्हारे और हमारे बच्चे के पास वापस आना चाहती थी। टैंग हॉ ने भी उसे कसकर पकड़ लिया। ए यिन, अब हम दोबारा कभी अलग नहीं होंगे। उन्हें लगा कि यह सिर्फ उन दोनों के बीच का एक पल है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि त्यानमू इस पूरे दृश्य को पूरे डोलुओ कॉन्टिनेंट में लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा था। टैंग सान ने त्यानमू पर अपनी मां को देखा। उसकी आंखें लाल हो गई, लेकिन जब उसने देखा कि उसके पिता ने सच्चाई छुपाई है तो वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया। श्रेक के बाकी लोग भी खामोश हो गए। सभी को यह स्थिति बेहद अजीब लग रही थी। एक तरफ टैंग हॉ ने अपनी पत्नी के लिए अपने पिता को छोड़ दिया था, दूसरी तरफ ए यिन के पुनर्जीवित होने के बाद उसने उससे पूरी सच्चाई भी छुपा ली थी। हॉटियन सेक्ट, पैलेस, 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल सेक्ट और दोनों साम्राज्य सभी टैंग हॉ का मजाक उड़ा रहे थे। हॉटियन सेक्ट उसे पाखंडी कह रहा था। वुहुन पैलेस उसे घर से निकले हुए आवारा कुत्ते जैसा बता रहा था। हेवेंडो एम्पायर ने यहां तक आदेश जारी कर दिया कि एम्पायर का कोई भी सोल मास्टर टैंग हॉ से संबंध नहीं रखेगा। स्टार लो एम्पायर ने भी घोषणा कर दी कि अगर टैंग हॉ दिखाई दिया तो उसे तुरंत अपने क्षेत्र से निकाल दिया जाएगा। टैंग हॉ की प्रतिष्ठा एक ही रात में पूरी तरह बर्बाद हो गई, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसके साथ खड़े थे। पावर क्लैन में टाइटान ने त्यानमू को देखा। उसकी आंखें लाल हो गई। उसने एक मुक्के से पत्थर की मेज तोड़ दी और टैंग हॉ की दिशा में घुटनों के बल बैठ गया। मास्टर नालायक नहीं है। हम जैसे अधीनसी बेकार थे। अगर उस पास हम मैडम की रक्षा कर पाते तो मास्टर को आज ये सब क्यों सहना पड़ता? टाइटान की आंखों से बूढ़े आंसू लगातार बह रहे थे और त्यानमू पर टैंग हॉ अभी भी ए यिन के पुनर्जीवित होने की खुशी में बुरी तरह डूबा हुआ था। डोलुओ कॉन्टिनेंट में छिपकर 2000 साल बिताने के बाद मैं गॉड किंग रेल्म में ब्रेक थ्रू करने ही वाला था। तभी अचानक एक टियानमू प्रकट हो गया। वो डोलुओ कॉन्टिनेंट के टॉप 10 पीक सोल मास्टर्स का हिसाब करने वाला था और अब मैं ब्लू सिल्वर डेमीगॉड भी ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता था। टैंग हाओ की गिनती अभी खत्म ही हुई थी कि टियानमू ने तुरंत 9वें स्थान की घोषणा कर दी। उसने अपनी पूरी जिंदगी तलवार के लिए समर्पित कर दी थी और आखिरकार तलवार की राह में महान उपलब्धि हासिल की। जब 7 किल स्वॉर्ड निकलती थी तो उसका सामना करने वाला कौन था? टॉप 10 पीक सोल मास्टर्स में 9वां स्थान स्वॉर्ड दुलुओ चेन सेन, लेवल 96, अटैक टाइप सुपर दुलुओ। मूल्यांकन, एक तलवार से सभी विधियों को तोड़ने वाला जिसकी धार पूरी दुनिया में बेजोड़ है। एक नारंगी नीली 7 किल स्वॉर्ड आसमान को चीरती हुई दिखाई दी। 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल सेक्ट में निंग फैंगजी उसी समय अपनी जगह से खड़ा हो गया। चेन सेन 9वें स्थान पर था और उसकी रैंकिंग टैंग हाओ से भी ऊपर थी। अगर ऐसा था तो शायद कियान शी भी टॉप 10 में जगह नहीं बना पाएगा। वहीं वुहान पैलेस के वर्शिप हॉल में कियान डाओ लियू को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। उसके अनुसार चेन सिन की 7 किल स्वॉर्ड की अटैक पावर सच में बेहद मजबूत थी, लेकिन वुहान पैलेस के 7 वर्शिपर्स में कियान जून और जियांग मो को छोड़कर बाकी सभी उसे दबा सकते थे। इसका मतलब था कि टॉप 10 पीक सोल मास्टर्स की सूची में वुहान पैलेस कम से कम आधे स्थानों पर कब्जा कर सकता था। 10वें स्थान पर टैंग हाओ को मिला रिवॉर्ड पहले ही किसी मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित करने जैसा था, तो उससे भी ऊंची रैंक वाले लोगों को आखिर किस तरह की डिवाइन स्किल्स मिलेंगी? हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लेकिन चेन सिन का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने निंग फैंगजी और गुरोंग को चेतावनी दी, इतनी जल्दी खुश मत हो। टैंग हाओ को रिवॉर्ड देने से पहले टियानमू ने उसकी पूरी जिंदगी सबके सामने दिखा दी। अब मेरी पिछली जिंदगी भी पूरे महाद्वीप के सामने दिखाई जाएगी। उसकी बात खत्म होते ही टियानमू पर 7 किल स्वॉर्ड गायब हो गई। उसकी जगह एक विशाल शहर दिखाई देने लगा, वुहान सिटी। पूरे महाद्वीप में अचानक सन्नाटा छा गया। स्वॉर्ड दुलुओं का अतीत आखिर वुहान पैलेस से जुड़ा हुआ था।
वर्शिप हॉल में कियान डाओ लियू ने उस परिचित दृश्य को देखा। उसकी आंखों में हल्की जटिलता दिखाई दी। लगता है अब वो लड़ाई दिखाई जाएगी। बहुत समय पहले की बात थी। वुहान सिटी के बाहर एक अकेली ऊंची पहाड़ी पर युवा चैन सिन अपने पिता का हाथ कसकर पकड़े हुए था। वो नहीं चाहता था कि उसके पिता वहां जाएं, क्योंकि उसके पिता चैन सुन भले ही उस दौर के शीर्ष शक्तिशाली सोल मास्टर्स में से एक थे, लेकिन उनकी कल्टीवेशन केवल लेवल 97 थी। टियानमू पर चैन सुन की पहचान दिखाई दी। पिछली पीढ़ी के स्वॉर्ड दुलुआ चैन सुन लेवल 97 सुपर दुल। चेन यून ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सिर्फ दूर दिखाई दे रही वुहान सिटी की दिशा में देखता रहा और धीरे धीरे बोला, सिनर, स्वॉर्ड कल्टीवेशन के मार्ग में झुकना मेरे स्वभाव में नहीं है। मैं 10 साल से लेवल 97 पर अटका हुआ हूं। साधारण कल्टीवेशन से अब मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता। आज की लड़ाई में कोई निजी दुश्मनी नहीं है। मैं सिर्फ अपने स्वॉर्ड डाव के लिए लड़ रहा हूं। इतना कहकर चेन यून ने 7 किल स्वॉर्ड पर पैर रखा और आसमान में उड़ गया। वो बादलों को चीरती हुई एक नीली स्वॉर्ड लाइट में बदल गया और सीधे वुहान सिटी की ओर चला गया। युवा चैन सिन वहीं खड़ा रह गया। वो सिर्फ अपने पिता को दूर जाते हुए देख सकता था। श्रेक अकेडमी में टैंक सान ने ठंडी सांस खींची। लेवल 97 होकर लेवल 99 को चुनौती देना कोई साधारण रेल्म गैप नहीं था। ये तो अपनी जान दांव पर लगाकर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश थी। गैरन भी टियानमू को देखकर उलझन में पड़ गए। डैड, अगर उसे पता था कि वो मर सकता है तो फिर वो गया ही क्यों? मैंने सिर हिलाया। ये मूर्खता नहीं है। लेवल 97 के बाद सोल पावर की साधारण कल्टीवेशन का ज्यादा अर्थ नहीं रह जाता। उसे जीवन और मृत्यु के दबाव की जरूरत थी ताकि वो अपने स्वॉर्ड डाव को बाहर निकाल सके। अफसोस, उसने गलत व्यक्ति को चुनौती दे दी। दृश्य वुहान सिटी के ऊपर 10,000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया। कियान डाओ लियू बादलों के ऊपर खड़ा था। उसकी पीठ के पीछे 6 पंखों वाला एंजल मार्शल सोल फैल गया। उसकी डिवाइन ऑरा ने पूरे आसमान और धरती को ढक लिया। लेकिन चैन सुन के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। उसने सीधे अपनी 9 सोल स्किल एक्टिवेट की। गॉड डीमन 2 स्लैशेस। सौली लंबी विशाल तलवार ने बादलों को चीर दिया। उसमें आगे बढ़ने वाली ऐसी भयंकर स्वॉर्ड इंटेंट थी जिसे कोई रोक नहीं सकता था। वो सीधे कियान डाओ लियू पर गिरी। कियान डाओ लियू ने भी उसे हल्के में नहीं लिया। एंजल्स ब्रेथ अचानक आसमान से नीचे उतरी। सुनहरी शक्ति की लहरें और नीली काली स्वॉर्ड की आपस में टकराई। सिर्फ कुछ ही क्षणों में चैन सुन द्वारा निजू की गई 7 किल स्वॉर्ड टुकड़े टुकड़े होकर टूट गई। चैन सुन ने खून की एक धार उगली और आसमान से नीचे गिर पड़ा। बाद में युवा चैन सिन ने जंगल में अपने पिता चैन सुन को खोज निकाला। चैन सुन की हालत बेहद गंभीर थी। चैन सिन अपने पिता को किसी हीलिंग टाइप सोल मास्टर के पास ले जाना चाहता था, लेकिन चैन सुन ने उसे रोक दिया। कियान डाओ लियू बहुत शक्तिशाली है। तुम अभी उसके प्रतिद्वंदी नहीं हो। 7 किल स्वॉर्ड की लीनियज में चाहे कितने भी लोग मर जाएं, लेकिन इसकी इनहेरिटेंस कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। अपनी स्वॉर्ड डाव की राह पर चलो। एक दिन ऐसा आएगा जब 7 किल स्वॉर्ड का नाम पूरे महाद्वीप में गूंजेगा। इतना कहने के बाद चैन सुन का हाथ धीरे धीरे नीचे गिर गया। तियानमू के बाहर चैन सिन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से 2 आंसू चुपचाप बह निकले। गू रोंग ने पहली बार उसका मजाक नहीं उड़ाया। निंग फैंगजी भी चैन सिन के सामने खड़ा होकर उसे सांत्वना देने लगा। चैन सुन हार गया था, लेकिन वो एक सच्चा स्वॉर्ड डाव ग्रैंड मास्टर था। यहां तक कि चेन यून की उस एक तलवार ने उसकी पोशाक की आस्तीन पर कट का निशान छोड़ दिया था। लेवल 97 सोल पावर के साथ उसने लेवल 99 कियान डाओ लियू को गंभीरता से लड़ने के लिए मजबूर किया था। चेन सुन को इस पर गर्व करने का पूरा अधिकार था, लेकिन सभी को लगा कि चेन सिन का अतीत यहीं खत्म हो गया। तियानमू ने उन्हें गलत साबित कर दिया। चेन सुन की मृत्यु कियान डाओ लियू की गलती नहीं थी। 7 किल स्वॉर्ड की इनहेरिटेंस खत्म नहीं हुई। अब दिखाई जाएगी स्वॉर्ड दुलुओ चेन सिन की जिंदगी की सबसे महान लड़ाई, सोल हंटिंग ऑपरेशन। एक तलवार से बाहां काटकर पूरे हालात को पलट देना। जैसे ही सोल हंटिंग ऑपरेशन ये 4 शब्द सामने आए, बीबी डोंग का चेहरा पूरी तरह गंभीर हो गया, क्योंकि यह उसका वर्षों से तैयार किया हुआ गुप्त प्लान था। वुहान पैलेस बड़ी संख्या में टाइटल दुलुओं को इकट्ठा करके अपर 3 सेक्ट्स को एक ही बार में खत्म करने की तैयारी कर रहा था, और 7 ट्रेजर ग्लेस टाइल सेक्ट भी उसके लक्ष्यों में से एक था। लेकिन अब टियानमू ने उसका पूरा प्लान समय से पहले ही सबके सामने उजागर कर दिया था। 7 ट्रेजर ग्लेस टाइल सेक्ट में निंग फैंगजी का चेहरा गुस्से से सफेद पड़ गया। गू रोंग उन 4 शब्दों को घूर रहा था। एक तलवार से बाहां काटना। उसकी दोनों मुट्ठियां गुस्से से कस गईं। भविष्य में चैन सिन की एक बाहां कट जाएगी। तो आखिर वुहान पैलेस ने कितने शक्तिशाली सोल मास्टर्स भेजे थे? तियानमू ने लिखा था कि उसने पूरे हालात को पलट दिया। इसका मतलब था कि 7 ट्रेजर ग्लेस टाइल सेक्ट नष्ट नहीं हुआ, और अब वे भविष्य के बारे में पहले से जानते थे। इस बार वुहान पैलेस के लिए अचानक हमला करना इतना आसान नहीं होगा। वर्शिप हॉल में कियान डाओ लियू ने लंबी सांस ली। बीबी डोंग बहुत जल्दबाजी कर रही है। इतने बड़े प्लान को पूरे महाद्वीप के सामने उजागर करने से वुहान पैलेस की प्रतिष्ठा को निश्चित रूप से नुकसान होगा। और तभी टियानमू ने भविष्य की सोल हंटिंग ऑपरेशन का दृश्य दिखाना शुरू कर दिया। एक तूफानी रात थी। तेज बारिश के बीच दुश्मन बाढ़ की तरह 7 ट्रेजर ग्लेस टाइल सेक्ट की ओर टूट पड़े। चारों टाइटल डुलुओ की शक्तिशाली ऑराज आसमान से नीचे उतरी। स्नेक स्पीयर डुलुओ, पॉर्क्यूपाइन डुलुओ, डीमन बेयर डुलुओ, गोस्ट लेपर्ड डुलुओ। चारों टाइटल डुलुओ ने मिलकर चेन सिन और गुरोंग को घेर लिया। निंग फैंगजी दोनों के पीछे खड़ा था। उसने तुरंत अपनी सपोर्ट एबिलिटी एक्टिवेट कर दी। स्ट्रेंथ, स्पीड, सोल पावर, डिफेंस और अटैक, हर तरह का एनहांसमेंट एक साथ चेन सिन के शरीर पर डाल दिया गया।
चेन सिन ने अकेले 4 टाइटल डुओ का सामना किया। उसकी 7 किल स्वॉर्ड चारों ओर घूम रही थी और स्वॉर्ड की आसमान को चीर रही थी, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। डीमन बेयर डुओ और घोस्ट लेपर्ड डुओ ने मिलकर चेन सिन को रोक लिया। स्नेक स्पीयर डुओ ने मौका पकड़ लिया। उसकी स्पीयर सीधे चेन सिन के सीने की ओर गई। जीवन और मृत्यु के उस क्षण में चेन सिन ने निंग फैंगजियो और सेक्ट के शिष्यों को बचाने के लिए जबरदस्ती अपना शरीर मोड़ दिया। खून की धार फूट पड़ी। उसका दायां हाथ स्नेक स्पीयर से पूरी तरह कुचल दिया गया। निंग फैंगजियो और गुरोंग दोनों की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। लेकिन एक बांह खो चुके चेन सिन ने आसमान की ओर देखकर जोर से हंसते हुए कहा, मेरे 7 ट्रेजर ग्लेस्ट टाइल सेक्ट को खत्म करना चाहते हो? तुम लोग अभी उस लायक नहीं हो। अगली तलवार आसमान को चीरती हुई निकली। चारों टाइटल डुओ उसी समय पीछे हटने पर मजबूर हो गए। उनमें से 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। तियानवू का दृश्य वहीं रुक गया। चेन सिन की एक बांह कट चुकी थी, लेकिन वो एक हाथ से तलवार पकड़े हुए सेक्ट के खंडहरों के बीच खड़ा था। उसका रूप किसी स्वॉर्ड गॉड जैसा दिखाई दे रहा था। सेक्ट में गुरांग ने एक मुक्के से पत्थर का खंभा तोड़ दिया। 4 टाइटल डुओ मिलकर एक व्यक्ति पर हमला कर रहे थे। वुहान पैलेस सच में चेन सिन को बहुत महत्व देता है। निंग फैंगजी का चेहरा पीला पड़ गया। अगर तियानमू ने पहले से यह भविष्यनिक दिखाया होता तो उस रात 7 ट्रेजर ग्लेस्ट टाइल सेक्ट में निश्चित रूप से खून की नदियां बहती। लेकिन चेन सिन ने भविष्य में अपनी कटी हुई बाह वाले खुद को देखा और अचानक मुस्कुरा दिया। ओल्ड बोन फैंगजी, ध्यान से देखो, उस तलवार के बाद क्या मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर गया? गुरोंग स्तब्ध रह गया। फिर उसने तियानमू पर चेन सिन के भीतर मौजूद और भी ज्यादा शक्तिशाली सोल पावर को महसूस किया। लेवल 96 चेन सिन ने बाह कटने के बाद लेवल 97 पर ब्रेक थ्रू कर लिया था। एक बाह काटकर खुद को मृत्यु के मुंह में डालने के बाद उसने जीवन और मृत्यु के बीच से एक नई समझ हासिल की। उसने मैन स्वॉर्ड यूनिटी को समझ लिया था। वुहान पैलेस ने सोचा था कि 4 टाइटल डुओ की कीमत देकर चेन सिन की एक बाह काट देंगे, लेकिन इसके बदले उन्होंने एक और भी शक्तिशाली स्वॉर्ड डुओ को जन्म दे दिया। बीबी डोंग का चेहरा गुस्से से पूरी तरह सफेद पड़ गया। 4 टाइटल डुओ और 10,000 से ज्यादा वुहान पैलेस सोल मास्टर्स लेकर हमला किया गया था, लेकिन 7 ट्रेजर ग्लेस्ट टाइल सेक्ट को खत्म करने के बजाय उन्होंने चेन सिन को युद्ध के बीच ही ब्रेक थ्रू करा दिया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी सोल हंटिंग ऑपरेशन अब पूरे महाद्वीप को पता चल चुकी थी। उसका पूरा प्लान बर्बाद हो गया। बीबी डोंग के पास सिर्फ एक आदेश देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ऑपरेशन रद्द करो। दोनों साम्राज्यों में छिपी सभी गुप्त ताकतों को तुरंत शांत कर दो। लेकिन मैं ये देखकर मुस्कुरा दिया। तियानमू ने भविष्य को उजागर किया था, इसलिए स्वाभाविक था कि वो उसे कॉम्पनसेशन भी देगा। और सच में अगले ही पल तियानमू से फिर सुनहरी रोशनी उतरी। 9वें स्थान की गिनती समाप्त। भविष्य की घटनाओं को तियानमू द्वारा बदल दिए जाने के कारण अब विशेष रिवॉर्ड प्रदान किया जा रहे हैं। रिवॉर्ड 1, सोल पावर का एक लेवल बढ़ाया जाएगा। चेन सिन सीधे लेवल 97 पीक पर पहुंचेगा और उसकी फाउंडेशन पूरी तरह परफेक्ट होगी। रिवॉर्ड 2, 7 किल डोमेन को डिवाइन डीमन डोमेन में विकसित किया जाएगा। अटैक पावर स्थायी रूप से 50% बढ़ेगी और इसके साथ आर्मर ब्रेकिंग तथा एग्जीक्यूशन इफेक्ट्स भी जुड़ेंगे। एक नीली काली स्वॉर्ड शैडो 7 ट्रेजर ग्लेस्ट टाइल सेट की बैरियर को चीरती हुई सीधे चेन सिन के शरीर में समा गई। उसकी सोल पावर उसी पर लेवल 97 पर पहुंच गई। उसका 7 किल डोमेन भी तुरंत डिवाइन डीमन डोमेन में इवॉल्व हो गया। जैसे ही स्वॉर्ड इंटेंट फैलने लगी, निंग फैंगजी और गुरोंग को लगा कि उनकी सांस तक एक पल के लिए रुक गई है। गुरोंग जोर से हंस पड़ा। बाह भी नहीं कटेगी और ऊपर से मुफ्त में सोल पावर और डोमेन अपग्रेड मिल गया। इस बार वुहान पैलेस को तो भारी नुकसान हो गया। बीबी डोंग गुस्से में आकर अपना पोप का सिंहासन तोड़ बैठी। सोल हंटिंग ऑपरेशन पूरी तरह विफल हो गए। चेन सिन को उल्टा इससे फायदा हुआ और उसकी ताकत बहुत बढ़ गई। अब निंग फैंगजी की सपोर्ट के साथ अगर 4 टाइटल डुओ दोबारा भी भेजे जाएं तो भी वे कोई फायदा नहीं उठा पाएंगे। वर्शिप हॉल में कियान डाओ लियू ने चेन सिन को देखकर धीरे से सांस छोड़ी। चेन सिन जिस स्वॉर्ड डाओ को पूरा नहीं कर पाया था, उसके बेटे ने आखिर उसे और आगे पहुंचा दिया। वहीं तांग सान की आंखों में तेज चमक आ गई। एक सुपर डुओ को तियानमू सीधे एक लेवल बढ़ा सकता था, यहाँ तक कि उसके डोमेन को भी विकसित कर सकता था। अगर भविष्य में तियानमू युवा प्रतिभाओं की गिनती करे तो क्या उसे भी रिवॉर्ड मिल सकता था? तांग सान ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसका मानना था कि अगर उसे तियानमू की मान्यता मिल गई तो उसके पिता और मां को फिर कभी वुहान पैलेस से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 11 ने मेरी आस्तीन खींची। डैड, अब 8वें स्थान पर कौन है? तियानमू जल्द ही इसका जवाब देने वाला था। अगले ही पल सुनहरे बादल जोरदार धमाके के साथ फट गए। एक बादल और विनाशकारी गहरी लाल ऑरा पूरे डुओ कॉन्टिनेंट में फैल गई। तियानमू पर एक विशाल आसमान की ओर दहाड़ता हुआ उग्र फायर लायन दिखाई दिया। पीक सोल मास्टर्स की गिनती 8वां स्थान, वुहान पैलेस के 4th वर्शिपर लायन डुओ। कियान डाओ लियू ने अपनी आंखें खोली और उनकी आंखों में एक पुरानी गंभीरता आ गई। उन्होंने धीरे से कहा, लेवल 97 सुपर डुओ। उसकी गोल्डन लायन मार्शल ऑल की ऑरा पूरी दुनिया में किसी को भी डराने के लिए काफी थी। दृश्य बदला और वुहान पैलेस की गहराइयों से लायन डुओ का अतीत पूरे महाद्वीप के सामने आ गया। 2 लाख साल तक डुओ महाद्वीप में छिपकर रहने के बाद वो अब गॉड किंग बनने की सीमा पार करने ही वाला था कि अचानक एक आकाशीय पर्दा प्रकट हो गया। उसमें डुओ महाद्वीप के 10 सबसे महान सोल मास्टर्स की रैंकिंग दिखाई जाने लगी और मैं, जो ब्लू सिल्वर सेमी गॉड बन चुका था, अब छिप नहीं सकता था। 9वें स्थान पर सोड डुओ चेन सिंह का नाम आया। उसे इनाम मिलते ही 8वां स्थान भी सामने आ गया। आकाशीय पर्दे पर गहरे लाल रंग की लपटें आसमान तक उठी और एक विशाल अग्निसिंह ने सिर उठाकर दहाड़ मारी। डुओ महाद्वीप के 10 सबसे महान सोल मास्टर्स। 8वां स्थान स्पिरिट हॉल के चौथे कॉन्सेक्रेटेड लायन डुओ, मार्शल सोल ब्लेजिंग लायन, सोल पावर लेवल 97। कॉन्सेक्रेशन हॉल के अंदर लाल बालों वाला एक बूढ़ा व्यक्ति जोर से हंस पड़ा।
लायन डोलो को उम्मीद नहीं थी कि वो चैन सिंह से भी ऊपर रैंक करेगा। इविल डोलो ने उसे याद दिलाया कि चैन सिंह को अभी अभी आकाशीय पर्दे का इनाम मिला है और वो लेवल 97 तक पहुंचने के साथ साथ गॉड डेमन डोमेन भी हासिल कर चुका है। अगर अब दोनों के बीच असली लड़ाई हो जाए तो जीत हार तय करना मुश्किल होगा। क्यान डाओलियो बेहद शांत था। आकाशीय पर्दा वर्तमान ताकत नहीं बल्कि जीवन के सबसे ऊंचे शिखर के आधार पर रैंकिंग कर रहा था। वो भी देखना चाहता था कि आखिर लायन डोलो ने चैन सिंह से ऊपर आने के लिए क्या किया था। लेकिन पोप हॉल के अंदर बेबी डॉन्ग का चेहरा बेहद खराब हो गया। पहले ही डोलो के रैंकिंग में आने के कारण सोल हंटिंग ऑपरेशन को मजबूरन रद्द करना पड़ा था और अब स्पिरिट हॉल के चौथे कॉन्सेक्रेटेड की ताकत भी सामने आ गई थी। आकाशीय पर्दा एक एक करके स्पिरिट हॉल के छिपे हुए पत्ते खोल रहा था। उसके लिए यह किसी तरह की धमकी नहीं बल्कि पूरी तरह नियंत्रण से बाहर होती स्थिति थी। 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल क्लैन के अंदर निंग फैंगजी गंभीर भाव से आकाशीय पर्दे को देख रहा था। लायन डोलो भी लेवल 97 था। स्पिरिट हॉल के कॉन्सेक्रेशन हॉल की नींव उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक थी। लेकिन चैन सिंह को बिल्कुल डर नहीं था। ब्लेजिंग लायन का रास्ता अत्यंत प्रभुत्व और विनाश का था, जबकि 7 किल स्वॉर्ड अत्यंत तीक्ष्णता का रास्ता अपनाती थी। पहले वाला चैन सिंह शायद नुकसान में रहता, लेकिन अब उसके पास गॉड डेमन डोमेन था, इसलिए जरूरी नहीं कि वो उसे लड़ ना सके। बड़ा शेर अभी वाला उस बूढ़े सॉर्ड हेड से ज्यादा ताकतवर है। मैंने उसे बताया चैन सिंह और लायन डुओलो 2 अलग अलग रास्तों पर चलते हैं। ब्रेक थ्रू से पहले लायन डुओलो महाद्वीप की 7 महान क्लैंस की रैंकिंग प्रतियोगिता का स्थान था स्टार लुओ सिटी के बाहर स्थित लुओ सिंग वैली। 60 साल पहले क्यान डाओलियो ने अभी अभी लेवल 99 हासिल करके अल्टीमेट डुओलो का दर्जा प्राप्त किया था। उस समय महाद्वीप की क्लैंस के बीच लगातार भयंकर संघर्ष चल रहे थे। इसीलिए स्पिरिट हॉल ने व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर 7 महान क्लैंस की रैंकिंग प्रतियोगिता आयोजित की। लायन डुओलो को इस प्रतियोगिता में निर्णायक बनाया गया। उस समय वो अभी लेवल 96 तक पहुंचा ही था, लेकिन तब भी वो स्पिरिट हॉल के कॉन्सेक्रेशन हॉल के सबसे शक्तिशाली सदस्यों में से एक था। लुओ सिंग वैली के अंदर सैकड़ों परिवार और क्लैंस इकट्ठा हुए थे। लायन डुओलो हवा में तैर रहा था। उसके पूरे शरीर के चारों ओर लपटें उठ रही थीं और गर्मी के कारण अंतरिक्ष तक विकृत हो रहा था। उसने पूरे मैदान पर नजर दौड़ाई। उसकी आंखों में केवल तिरस्कार था। उसके अनुसार इन क्लैंस में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी अधिक से अधिक सोल डुओलो के स्तर का था। वे स्पिरिट हॉल के साथ नियमों की बात करने के लायक भी नहीं थे। लेकिन तभी लुओ सिंग वैली के बाहर से 3 अत्यंत शक्तिशाली आभाएं आसमान में उठी। सबसे पहले 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल क्लैन पहुंचा। उस समय 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल क्लैन के पास चैन सिंह और गूरोंग जैसे रक्षक नहीं थे। क्लैन की रक्षा एक लेवल 94 टाइटल डुओलो कर रहा था। उसका नाम लैन श्वान था और उसका मार्शल सोल ब्लू सिल्वर किंग था। यह मार्शल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास से विकसित हुआ था। उसकी आक्रमण क्षमता बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन उसकी रिकवरी और कंट्रोल क्षमता उस युग में सबसे बेहतरीन थी। जब तक उसकी एक सांस भी बाकी रहती, ब्लू सिल्वर वाइन्स लगातार बढ़ती रहती थी। निंग फैंगजी ने क्लैन के इस पूर्वज को देखते हुए जटिल भाव दिखाए। 60 साल पहले लैन श्वान ने ही 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल क्लैन को संभाला था और उसे अपर 3 क्लैंस में अपनी जगह बनाए रखने में मदद की थी। ब्लू सिल्वर किंग को देखकर जालिन भी स्तब्ध रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि लैन यू के अलावा कोई और भी ब्लू सिल्वर ग्रास को लेवल 94 तक कल्टिवेट कर सकता है। मैं बस मुस्कुरा दिया। प्लांट टाइप मार्शल सोल की अटैक क्षमता मूल रूप से कमजोर होती है, लेकिन भयानक एंड्योरेंस और रिकवरी क्षमता ही किसी क्लैन की सबसे मजबूत नींव बन सकती थी। दूसरा, वहां ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन पहुंचा। आसमान को चीरती हुई अनगिनत बिजली चमकी। एक आधा ड्रैगन बने हुए मजबूत बूढ़े व्यक्ति ने कई क्लैन सदस्यों को लेकर पहाड़ पर कदम रखा। वो उस समय ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन का यू शेन लॉन्ग था। उसका सोल पावर लेवल 95 था और उसका टाइटल थंडर डुओलो था। उस समय यू युआनजेन अभी क्लैन का युवा प्रमुख था और उसकी कल्टिवेशन केवल सोल डुओलो स्तर की थी। यू शेनलॉन्ग ने लायन डुओलो को देखते हुए बिना किसी संकोच के कहा, लायन डुओलो, जरूरी नहीं कि तुम्हारी आग मेरी ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन की बिजली को दबा सके। लेकिन तभी पूरे लुओ सिंग वैली का आसमान अचानक अंधेरा हो गया। एक भारी और दम घोट देने वाली दबाव की शक्ति ऊपर से नीचे उतरी। हर सोल मास्टर को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कंधों पर एक पहाड़ रख दिया गया हो। एक गहरी आवाज पूरे वैली में गूंज उठी। होटियन क्लैन का तांग चैन यहाँ स्पिरिट हॉल की तकनीकों को चुनौती देने आया है। कंधों तक फैले काले बालों वाला एक व्यक्ति हाथ में विशाल होटियन हैमर लेकर हवा से धीरे धीरे नीचे उतरा। उसके हर कदम के साथ अंतरिक्ष कांप रहा था और जमीन लगातार टूट रही थी। लायन डुओलो के चेहरे का घमंड उसी क्षण गायब हो गया। वो टांग चैन को घूरने लगा। आकाशीय पर्दे ने भी टांग चैन की पहचान बता दी। होटियन क्लैन का क्लैन मास्टर, लेवल 99 अल्टीमेट डुओलो, टाइटल होटियन। उस युग में होटियन क्लैन की कुल नींव दांग चैन के अलावा ज्यादा मजबूत नहीं थी। बाकी अधिकतर एल्डर्स केवल सोल डुओलो स्तर के थे। यहां तक कि वे 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल क्लैन और ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन से भी कमजोर थे। लेकिन केवल दांग चैन ही पूरे महाद्वीप को दबाने के लिए पर्याप्त था। उसने खुद होटियन सीक्रेट टेक्निक बनाई थी। उसने होटियन क्लैन को शक्तिशाली बनाया था। उसने होटियन हैमर को महाद्वीप का नंबर 1 वेपन मार्शल आर्ट बनाया था और उसने होटियन क्लैन को दुनिया का नंबर 1 क्लैन बना दिया था। ब्लू सिल्वर ग्रास बिल्कुल। टांग सान के दिल में पहली बार एक बेहद मजबूत विश्वास पैदा हुआ। प्रतियोगिता के दूसरे छोर पर यू शेनलॉन्ग भी आगे बढ़ा। ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन मार्शल सोल प्रकट हुआ। बिजली एक विशाल अजगर की तरह उसके पूरे शरीर के चारों ओर लिपट गई। मैं किलिंग किंग हूँ। मैं टैंग चेन हूँ। मैं हाउतियान क्लैन का टैंग चेन हूँ। आकाशीय पर्दे में मौजूद टैंग चेन ने ब्लड रेड 9 हेडेड बैट किंग द्वारा दबा दी गई अपनी यादों को जगा दिया। आखिरकार उसे पोसीसी याद आ गई। उसे वो शपथ भी याद आ गई जो उसने उस समय ली थी, गॉड बने बिना वापस नहीं लौटूंगा। लेकिन आज वो खुद किलिंग किंग बन चुका था। न इंसान न भूत। उसकी हालत इंसान और राक्षस के बीच की हो गई थी। लो सिंग वैली में टैंग चैन का सामना करते हुए लॉयन दुलो की हिम्मत साफ तौर पर कमजोर पड़ गई। टैंग चैन ने हाउतियान हैमर को जमीन पर जोर से पटका। पूरा वैली जोर से कांप उठा।
टैंग चेन ने कहा, कियान दाओलियू, इस रैंकिंग प्रतियोगिता में वो खुद क्यों नहीं आया, इसके बजाय तुम्हें मेरे सामने आगे करके भेज दिया। लॉयन दुलो ने दांत भींचकर खुद को संभालते हुए कहा, बड़े भाई की हैसियत ऐसी है कि वो आसानी से सामने नहीं आते। आज की रैंकिंग प्रतियोगिता में मेरी मौजूदगी ही काफी है। टैंग चेन जैसे लेवल 99 अल्टीमेट दुलो के सामने लेवल 96 का लॉयन दुलो शायद एक हथौड़े की चोट भी नहीं झेल सकता था। टैंग चेन ने बेकार की बातें करने की जहमत नहीं उठाई, वो सीधे प्रतियोगिता के मंच के बीच में चला गया। इतनी परेशानी की क्या जरूरत है? तुम में से कौन पहले मेरे हाउतियान हैमर का सामना करना चाहता है? लॉयन दुलो का चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया। टैंग चेन की नजर आखिरकार उसी पर जा टिकी। क्या हुआ? स्पिरिट हॉल के चौथे कॉन्सेक्रेटेड में हमला करने का साहस भी नहीं है? लॉयन दुलो गुस्से से बेकाबू हो गया, लेकिन वो हमला नहीं कर सकता था। वो अच्छी तरह जानता था कि वो टैंग चेन का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता। इसी समय टैंग चेन के 9 सोल रिंग्स धीरे धीरे ऊपर उठने लगे। 2 पीले, 2 बैंगनी, 4 काले और 1 लाल। 10,000 साल का सोल रिंग दिखाई देते ही पूरा लोसिंग वैली खून जैसे लाल रंग में रंग गया। भयानक ग्रेविटी डोमेन चारों ओर फैल गया। आसपास मौजूद सोल डूलो तक ठीक से खड़े नहीं रह सके। लॉयन दुलो पर इतना भयानक दबाव पड़ा कि उसकी हड्डियां तक चरमराने लगी। आखिरकार उसने आंखें बंद कर ली और बेहद अनिच्छा से कहा, स्पिरिट हॉल हार मानता है। टैंग चेन ने केवल अपनी ऑरा के बल पर अपर 3 क्लैंस में पहला स्थान हासिल कर लिया। हाउतियान क्लैन दुनिया का नंबर 1 क्लैन बन गया और अब 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल क्लैन और ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन दूसरे और तीसरे स्थान के लिए मुकाबला करने वाले थे। जिन बाकी क्लैंस के पास कोई टाइटल डूलो नहीं था, वो केवल लोअर 4 क्लैंस के लिए मुकाबला करने के लिए पीछे हट सकते थे। लैन श्वान प्रतियोगिता के मंच पर पहुंचा। अनगिनत नीली वाइन्स उसके पैरों के नीचे से तेजी से फैलने लगी। पल भर में पूरे लोसिंग वैली में जीवन की ऊर्जा फैल गई। श्रेक अकेडमी के अंदर टैंग सान ये देखकर पूरे शरीर से कांप उठा। ब्लू सिल्वर ग्रास सच में टाइटल डूलो के स्तर तक कल्टीवेट हो सकती थी। लैन श्वान इसका सबसे अच्छा प्रमाण था। यू शियागोंग ने उसे बताया कि लैन श्वान ने सबसे साधारण ब्लू सिल्वर ग्रास से शुरुआत की थी और आखिरकार उसे ब्लू सिल्वर किंग में इवॉल्व करके लेवल 94 तक कल्टीवेट किया था। ब्लू सिल्वर ग्रास जरूरी नहीं कि बेकार मार्शल सोल हो। टैंग सान के दिल में पहली बार एक बेहद मजबूत विश्वास पैदा हुआ। प्रतियोगिता के दूसरे छोर पर यू शेनलोंग भी आगे बढ़ा। ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन मार्शल सोल प्रकट हुआ। बिजली एक विशाल अजगर की तरह उसके पूरे शरीर के चारों ओर लिपट गई। उसने लैन श्वान को देखते हुए जोर से हंसकर कहा, लैन भाई, तुम्हारा ब्लू सिल्वर किंग सच में बहुत मुश्किल है, लेकिन बिजली प्राकृतिक रूप से पौधों को दबाती है। आज मैं बिल्कुल भी हाथ नहीं रोकूंगा। लैन श्वान केवल हल्के से मुस्कुराया। तो फिर इस बूढ़ी हड्डियों को थंडर दूलों की ताकत का अनुभव करने दो। लड़ाई तुरंत शुरू हो गई। यू शेनलोंग का हर मुक्का भयंकर बिजली से भरा हुआ था। ब्लू सिल्वर वाइन्स का बड़ा हिस्सा जलकर काला हो गया और जमीन पर बिखर गया, लेकिन लैन श्वान के 5वें और 6ठे सोल रिंग्स लगातार चमक उठे। जलकर काली हुई वाइन्स पल भर में फिर से जीवित हो गई और पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई। यू शेनलोंग जितना लड़ता गया उतना ही हैरान होता गया। वो पहले ही अपनी सोल पावर का 30% खर्च कर चुका था, लेकिन लैन श्वान की सांस अब भी बिल्कुल स्थिर थी। लैन श्वान ने बस हल्के से कहा, जंगली आग घास को पूरी तरह नहीं जला सकती। वसंत की हवा चलते ही वो फिर से उग आती है। जब तक इस बूढ़े की एक सांस भी बाकी है, ब्लू सिल्वर वाइन्स कभी खत्म नहीं होंगी। लेकिन उस समय लैन श्वान पहले ही काफी बूढ़ा हो चुका था। उसकी सोल पावर भले ही गहरी थी, लेकिन उसकी शारीरिक ताकत और रक्त ऊर्जा कमजोर हो चुकी थी, इसलिए वो लंबे समय तक इस तरह की सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकता था। चैन शिंग ने भी माना कि अगर लैन श्वान 20 साल जवान होता तो यू शेनलोंग के लिए उसे हराना जरूरी नहीं था। जिगोंग के नीचे यू शेनलोंग आखिरकार बेचैन हो गया। उसके शरीर पर बिजली जोर से फट पड़ी। उसका 8वां सोल स्किल सक्रिय हुआ, थंडरस आर्मी ट्रू ड्रैगन डिसेंस। हवा में 100 मीटर लंबा एक विशाल थंडर ड्रैगन आकार लेने लगा। वो सब कुछ नष्ट कर देने वाली भयानक शक्ति के साथ लैन श्वान की ओर टूट पड़ा। लैन श्वान का चेहरा गंभीर हो गया। अनगिनत ब्लू सिल्वर वाइन्स आपस में जुड़कर एक के ऊपर एक विशाल ढाल में बदल गई। अगले ही पल थंडर ड्रैगन नीचे आ गया। भयंकर बिजली ने पूरे प्रतियोगिता मंच को निगल लिया। इतनी तेज रोशनी चमकी कि वहां मौजूद सभी लोग अपनी आंखें तक नहीं खोल सके और उड़ते हुए धुएं के बीच ब्लू सिल्वर किंग और ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन के बीच जीत हार का फैसला होने वाला था। 2 लाख साल तक डूलू महाद्वीप में छिपकर रहने के बाद वो अब गॉड किंग बनने की सीमा पार करने ही वाला था कि अचानक एक आकाशीय पर्दा प्रकट हो गया। वो डूलू महाद्वीप के 10 सबसे महान सोल मास्टर्स की रैंकिंग करने वाला था और मैं, जो ब्लू सिल्वर सेमी गॉड बन चुका था, अब छिप नहीं सकता था। 60 साल पहले की क्लैन रैंकिंग प्रतियोगिता में ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन और 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल क्लैन दूसरे स्थान के लिए मुकाबला कर रहे थे। यू शेनलोंग ने अपना 8वां सोल स्किल सक्रिय किया, थंडरस आर्मी। आसमान से 100 मीटर लंबा एक थंडर ड्रैगन नीचे गिरा। वहीं लैन श्वान ने ब्लू सिल्वर किंग को नियंत्रित करते हुए अपने सामने अनगिनत वाइन्स की ढालें बना दी। बिजली ने पूरे प्रतियोगिता मंच को निगल लिया। जब रोशनी खत्म हुई तो यू शेनलोंग एक घुटके बल जमीन पर था। उसकी सोल पावर पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। लैन श्वान ने हमला तो रोक लिया था, लेकिन उसके शरीर की रक्त ऊर्जा भी 94वें स्तर की सोल पावर के लगातार इस्तेमाल को सहन नहीं कर पा रही थी। अगर लड़ाई और आगे बढ़ती तो हार निश्चित रूप से यू शेनलोंग की होती, लेकिन इस मुकाबले में आखिरकार लैन श्वान आगे लड़ने में असमर्थ हो गया। यू शेनलोंग ने भी कोई घमंड नहीं दिखाया। उसने लैन श्वान के सामने मुट्ठी बांधकर सम्मान से कहा, अगर लैन श्वान बूढ़ा और कमजोर न होता तो इस लड़ाई का नतीजा तय करना बिल्कुल आसान नहीं था। लैन डूलो ने उसी समय घोषणा कर दी। अपर 3 क्लैंस की रैंकिंग पूरी तरह तय हो गई। पहला हाउटियन क्लैन, दूसरा ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन,
तीसरा 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल क्लैन। अपर 3 क्लैंस की रैंकिंग समाप्त होते ही जिन क्लैंस के पास टाइटल डूलो नहीं थे वे लोअर 4 क्लैंस के स्थानों के लिए मुकाबला करने लगे। जो क्लैंस पहले तक संयम बनाए हुए थे उन्होंने अचानक पूरी ताकत से लड़ना शुरू कर दिया। ब्लैक टाइगर क्लैन के क्लैन मास्टर और फैंगजियन क्लैन के एल्डर के बीच पहले से ही दुश्मनी थी। कई दौर की लड़ाई के बाद ब्लैक टाइगर क्लैन के क्लैन मास्टर की आंखें लाल हो गईं। उसने एक वार किया, ब्लैक टाइगर डिग्स आउट द हार्ट, सीधे विरोधी के सीने पर निशाना साधते हुए। फैंगजियन क्लैन का एल्डर पहले ही बचने की ताकत खो चुका था, वो लगभग निश्चित रूप से मारा जाने वाला था। उसी समय लायन डूलो ने कदम उठाया। वो एक कदम आगे बढ़ा और सीधे दोनों के बीच आ गया। सिर्फ अपने शरीर से निकली सोल पावर के सहारे उसने ब्लैक टाइगर क्लैन के क्लैन मास्टर को पीछे धकेल दिया। लेकिन ब्लैक टाइगर क्लैन का क्लैन मास्टर इसके लिए तैयार नहीं था। उसने गुस्से में कहा, यह जीवन मरण का मुकाबला है, हर कोई अपनी किस्मत के लिए जिम्मेदार है। स्पिरिट हॉल को बीच में दखल देने का अधिकार क्यों है? लायन डूलो ने ठंडी नजरों से उसकी ओर देखा। मैं इस रैंकिंग प्रतियोगिता का निर्णायक हूं, तो मैं मुकाबला करके अपनी रैंक तय करनी है, निजी दुश्मनी निकालकर किसी की विरासत खत्म नहीं करनी। लेकिन ब्लैक टाइगर क्लैन का क्लैन मास्टर हंस पड़ा। जिसकी मुट्ठी बड़ी वही नियम बनाता है, मैं जिसे चाहूं उसे मार सकता हूं। पूरा लुओ सिंह वैली अचानक शांत हो गया। सभी क्लैंस के प्रतिनिधियों को लगता कि वो पागल हो गया। आखिर उसने एक लेवल 96 सुपर डूलो के सामने कह दिया था कि जिसकी मुट्ठी बड़ी वही नियम बनाता है। लायन डूलो गुस्से से हंस पड़ा। अच्छा, अगर तुम मुट्ठी की ताकत को नियम मानते हो तो अपनी जान देकर मेरे लिए यह नियम स्थापित करो। ब्लेजिंग लायन ने आसमान की ओर मुंह उठाकर दहाड़ मारी। लायन डूलो ने कोई सोल स्किल तक इस्तेमाल नहीं किया। उसने बस अपना दाहिना हाथ उठाया और हवा में दबा दिया। एक विशाल लाल रंग का लायन क्लॉ जोरदार धमाके के साथ नीचे गिरा। ब्लैक टाइगर क्लैन के क्लैन मास्टर को चीखने तक का मौका नहीं मिला। उसका पूरा शरीर उसी जगह चूर चूर हो गया। लायन डूलो सीधे खड़ा रहा। भयानक दबाव पूरे मैदान में फैल गया। उसने ठंडी आवाज में पूछा, और कौन मेरे नियमों से असहमत है? इसके बाद किसी ने भी सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। यह एक थप्पड़ ही उस रैंकिंग प्रतियोगिता में स्पिरिट हॉल की कठोर और खून से भरी शक्ति का प्रतीक बन गया। कंसेक्रेशन हॉल में लाइट स्पिरिट डूलो यह दृश्य देखकर जोर जोर से हंसने लगा। एक थप्पड़ में सोल डूलो को मार दिया। चौथे भाई, उस समय सच में तुम्हारा रौब था। लेकिन क्यानजुन डूलो और डीमन सबड्यूइंग डूलो भी चुप नहीं रह सके। कुछ देर पहले ही लायन डूलो टैंग चैन के सामने दबकर सिर तक नहीं उठा पा रहा था और अगले ही पल उसने एक सोल डूलो को सिर्फ एक थप्पड़ में मार दिया। इन दोनों दृश्यों को साथ देखकर लायन डूलो ऐसा लग रहा था जैसे कमजोर लोगों को चुनकर दबाने में माहिर हो। लायन डूलो का बूढ़ा चेहरा लाल हो गया। वो लेवल 99 अल्टीमेट डूलो है। क्या मैं उसके सामने सच में हमला करने चला जाता? क्या मुझे अपनी जान देने की जल्दी थी? और जहां तक ब्लैक टाइगर क्लैन के क्लैन मास्टर की बात है, उसने स्पिरिट हॉल की प्रतिष्ठा को चुनौती दी थी। उसे मार दिया तो मार दिया। कियान डाओलियो ने भी उसके तरीके को सही माना। स्पिरिट हॉल की प्रतिष्ठा मूल रूप से अपनी ताकत से बनाई गई है। कुछ दिनों बाद क्लैन रैंकिंग प्रतियोगिता पूरी तरह समाप्त हो गई। अपर 3 क्लैंस थे। पहला हाउटियन क्लैन, दूसरा ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन, तीसरा 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल क्लैन। लोअर 4 क्लैंस थे व्हाइट टाइगर क्लैन, फैंगजियन क्लैन, एलिफेंट आर्मर क्लैन और फायरबर्स्ट क्लैन। आकाशीय पर्दे पर लायन डूलो से जुड़ा अतीत भी यहीं समाप्त हो गया। अगले ही पल आकाशीय पर्दे के ऊपर 2 प्रकाश के गोले दिखाई दिए। 8वां स्थान लायन डूलो का विशेष इनाम जारी किया जा रहा है। इनाम एक सोल पावर 1 स्तर बढ़ेगी और सीधे लेवल 98 तक पहुंच जाएगी। इनाम 1 लाख साल पुरानी सोल बीस्ट क्रेजी लायन की हेड सोल बोन। सुनहरी रोशनी सीधे लायन डूलो के शरीर में उतर गई। कई सालों से उसे परेशान कर रही लेवल 97 की बॉटल नेक उसी पल टूट गई। उसकी सोल पावर सीधे लेवल 98 तक पहुंच गई। लायन डूलो ने आसमान की ओर देखकर जोरदार हंसी लगाई। कुछ देर पहले लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उसके दिल की सारी निराशा उसी पल गायब हो गई। अगर मुझे पहले पता होता कि इनाम इतना शानदार होगा तो एक बार पर्दे पर अपनी ताकत दिखाने की बात तो दूर, अगर मुझे हर दिन टैंग चैन से पिटना भी पड़े तब भी मैं तैयार हूं। इसके तुरंत बाद 1 लाख साल पुरानी क्रेजी लायन हेड सोल बोन उसके सामने आ गिरी। लेवल 98 की सोल पावर के साथ साथ उसे ब्लेजिंग लायन मार्शल सोल के लिए लायन डूलो की ताकत अब पहले जैसी नहीं रही थी। ईवल डूलो भी ये देखकर मन ही मन लालच करने लगा। चेन सिंह और लायन डूलो दोनों की सोल पावर 1-1 स्तर बढ़ी थी। अगर अब उसकी बारी आती और उसे भी एक कदम आगे बढ़ने का मौका मिलता तो वो लेवल 99 अल्टीमेट डूलो बन सकता था। वहीं जू चेन शायद केवल एक तरफ खड़ा होकर दूसरों को मजबूत होते हुए देख सकता था। लायन डूलो सोल बोन को रिफाइन करने के लिए बंद कमरा में जाने ही वाला था कि आकाशीय पर्दा फिर से कांप उठा। आसमान से अनगिनत नीले हरे पंख गिरने लगे। एक साफ और मधुर फीनिक्स जैसी आवाज पूरे आसमान में गूंज उठी। डुलू महाद्वीप के 10 सबसे महान सोल मास्टर्स। 7वां स्थान स्पिरिट हॉल के कंसेक्रेशन हॉल का तीसरा कंसेक्रेटेड एजर फीनिक्स डुलू, सोल पावर लेवल 97। एजर फीनिक्स डुलो खुद भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे लगा था कि वो कम से कम कुछ और स्थान ऊपर जा सकता है, लेकिन कियान डाओलियो जल्दी समझ गया। एजर फीनिक्स से ऊपर मौजूद 6 लोगों में कियान डाओलियो, टैंग चैन और पोसीसी के अलावा कम से कम 2 ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति अभी छिपे हुए थे जिनकी ताकत लेवल 97 से भी अधिक थी। सेंगहून विलेज के पीछे पहाड़ों में टैंग हाओ ने आकाशीय पर्दे को देखा। 7वां स्थान और फिर से स्पिरिट हॉल का कंसेक्रेटेड। अगर एजर फीनिक्स को भी इसी तरह का इनाम मिल गया तो स्पिरिट हॉल की शीर्ष स्तर की युद्ध शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल होगा। उधर आकाशीय पर्दे ने एजर फीनिक्स डूलो का अतीत दिखाना शुरू किया। 6 साल की उम्र में उसने मार्शल सोल अवेकन किया। उसका मार्शल सोल था शीर्ष स्तर का विंड एट्रीब्यूट बीस्ट मार्शल सोल एजर फीनिक्स। उसकी जन्मजात सोल पावर पूरी तरह भरी हुई थी।
स्पिरिट हॉल ने उसे विशेष अनुमति देकर अपने अंदर शामिल किया और पूरी ताकत से उसका प्रशिक्षण किया। युवा अवस्था में वो पूरे महाद्वीप में घूमता रहा और विभिन्न शक्तिशाली लोगों को चुनौती देता रहा। उसने कभी हार का स्वाद नहीं चखा। 52 वर्ष की उम्र में एजर फीनिक्स ने लेवल 90 पार कर लिया और आधिकारिक रूप से टाइटल डूलो बन गया। ऐसी प्रतिभा किसी भी युग में राक्षसी मानी जाती, लेकिन शायद इसी वजह से वो जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी भी हो गया। एक बार सोल बीस्ट का पीछा करते हुए अपनी यात्रा के दौरान वो गलती से एक अजीब और रहस्यमयी घाटी में घुस गया। एक पत्थर के दरवाजे पर प्राचीन रून खुदे हुए थे। दरवाजे के पीछे से निकल रही बुरी ऊर्जा ऐसी थी कि आत्मा तक कांप उठे। कॉन्सेक्रेशन हॉल के अंदर एजर फीनिक्स डूलो का चेहरा बदल गया। वो उसके पूरे जीवन का सबसे खतरनाक अनुभव था। उस समय वो अभी अभी टाइटल डूलो बना था। उसे लगता था कि दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहां वो नहीं जा सकता। इसीलिए वो सीधे उस पत्थर के दरवाजे के अंदर घुस गया। लेकिन वहां कोई खजाना नहीं था, बल्कि वो एक नरक था। सनसेट फॉरेस्ट में मैं उस पत्थर के दरवाजे पर बने रून्स को देख रहा था। अचानक मेरी भौहें सिकुड़ गई। मैंने उस जगह को पहले देखा था। जालिन ने मुझसे पूछा, ये सीलिंग डीमन लैंड आखिर क्या है? मैंने उसे बताया, 2 लाख साल पहले डूलो महाद्वीप के फॉलन वंस और 4 ईवल सोल बीस्ट में अनगिनत बुरी प्रजातियां पैदा हुई थी। उनमें सबसे भयानक एक 8 लाख साल पुराना डार्क डीमन ईवल गॉड टाइगर था। उस ईवल टाइगर के पास विजडम, ईवल, टाइम और स्पेस की शक्तियां थी। उसने लगभग आधे डूलो महाद्वीप को गहराई में खींच लिया था। उस समय मैंने और कियान यूहान ने मिलकर उसे मार डाला था। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद भी ईवल गॉड का मूल स्रोत पूरी तरह खत्म नहीं हो सका। ईवल और विजडम की शक्ति को बाहर फैलने से रोकने के लिए मैंने अपनी लाइफ पावर का इस्तेमाल किया और कियान यूहान ने एंजल गॉड की होली पावर का। हम दोनों ने मिलकर एक सीलिंग फॉर्मेशन बनाई और उसकी बची हुई आत्मा को सीलिंग डीमन लैंड में दबा दिया। 2 लाख साल बीत गए और सीलिंग फॉर्मेशन की शक्ति कमजोर हो गई और उसी समय एजर फीनिक्स गलती से वहां घुस गया। आकाशीय पर्दे पर युवा एजर फीनिक्स के अवशेषों में कदम रखते ही डार्क डीमन ईवल गॉड टाइगर की बची हुई आत्मा ने उस पर हमला कर दिया। उस ईवल टाइगर का कोई शरीर नहीं था, फिर भी वो सीधे एजर फीनिक्स के स्पिरिचुअल सी में घुस गया। वो उसकी चेतना मिटाकर उसके शरीर पर कब्जा करना चाहता था। अभी अभी टाइटल डूलो बने एजर फीनिक्स के पास इसका विरोध करने की बिल्कुल ताकत नहीं थी। उसकी मानसिक रक्षा कुछ ही पलों में टूट गई। महत्वपूर्ण समय पर एजर फीनिक्स के मार्शल सोल ओरिजिन ने जान की बाजी लगाकर अपने स्वामी की रक्षा की। इससे उसकी बची हुई चेतना की आखिरी किरण जाग गई। उसी समय सीलिंग डीमन लैंड की गहराई में 2 ऐसी बची हुई शक्तियां भी चमक उठी जो अनगिनत वर्षों को पार करके वहां तक पहुंची थी। एक चांदी हरी शक्ति जो लगातार जीवन उत्पन्न कर रही थी, दूसरी सुनहरी शक्ति जो सब कुछ शुद्ध कर रही थी। लाइफ पावर और होली पावर ने एक साथ डार्क डीमन ईवल गॉड टाइगर की बची हुई आत्मा को दबा दिया। वो ईवल टाइगर अपनी पूरी शक्ति नहीं दिखा सका। इसी कारण एजर फीनिक्स ने आखिरकार कब्जे से खुद को छुड़ाया और उसकी बची हुई आत्मा को गंभीर रूप से घायल कर दिया। लगभग मौत के मुंह से निकलकर वो उस अवशेष स्थल से बाहर भागा। कॉन्सेक्रेशन हॉल में कियान डाओलियो सुनहरी रोशनी को घूर रहा था। वो साफ तौर पर एंजल डोमेन की होली प्योरिफिकेशन पावर थी और उसकी शुद्धता तो उससे भी कम नहीं थी। ईवल डूलो भी हैरान रह गया। क्या 2 लाख साल पहले स्पिरिट हॉल के एंजल एंसेस्टर ने यहां किसी बुरी चीज को सील किया था? लेकिन वो और भी ज्यादा भयानक लाइफ पावर आखिर किसकी थी? कियान डाओलियो काफी देर तक खामोश रहा। 2 लाख साल पहले का इतिहास बहुत पहले ही मिट चुका था, लेकिन इन दोनों शक्तियों को यहां छोड़ने वाले लोग निश्चित रूप से इंसानों की सीमा से बहुत ऊपर थे। संभव है कि वे गॉड्स रहे हों। जालिन ने उनके हैरान चेहरों को देखा और हंसते हुए कहा, 2 लाख साल तक उस ईवल टाइगर को दबाकर रखने वाली लाइफ पावर मुझसे आई थी। उधर डिवाइन रेल्म कमेटी में गॉड्स ने भी सीलिंग डीमन लैंड का दृश्य देख लिया था। कियान यूहान ने आकाशीय पर्दे को देखते हुए कुछ खोया सा महसूस किया। 2 लाख साल पहले उसके और मेरे साथ मिलकर ईवल टाइगर को मारने और सीलिंग फॉर्मेशन बनाने का दृश्य मानो कल ही की बात हो। पोसीडोंग पास खड़े होकर मजाक में बोला, लाइफ पावर और होली पावर साथ में। कोई आश्चर्य नहीं कि उस ईवल टाइगर की बची हुई आत्मा 2 लाख साल तक सिर नहीं उठा सकी। लेकिन ईवल गॉड का ध्यान डार्क डीमन ईवल गॉड टाइगर के ईवल गॉड ऑरिजिन पर टेक गया। उस ईवल पावर की शुद्धता बेहद ऊंची थी। अगर उसे मेरे और कियान यूहान द्वारा मिलकर दबाया न गया होता तो शायद उसमें 20 गॉड बनने तक बढ़ने की वास्तविक क्षमता थी। आकाशीय पर्दे ने आगे एजर फीनिक्स की कहानी जारी रखी। गंभीर रूप से घायल होकर स्पिरिट हॉल लौटने के बाद एजर फीनिक्स को आखिरकार समझ आया कि वो कितना कमजोर था। उस दिन के बाद उसने चारों तरफ अपनी ताकत दिखाना बंद कर दिया और बंद होकर कठिन साधना शुरू कर दी। लेवल 95, लेवल 96, लेवल 97 पीक। वो कदम दर कदम आगे बढ़ता हुआ कंसेक्रेशन हॉल का तीसरा कंसेक्रेटेड बन गया। लेकिन वो कई सालों तक लेवल 97 पर अटका रहा। वो हमेशा आगे बढ़ने में असमर्थ रहा। इसी समय आकाशीय पर्दे से इनाम नीचे उतरा। 7वां स्थान एजर फीनिक्स डूलो। इनाम एक बिना किसी बॉटल नेक के सोल पावर एक स्तर बढ़ेगी एंड लेवल 98 पीक तक पहुंच जाएगी। इनाम 2 एजर फीनिक्स ओरिजिन का रिबर्थ। मार्शल सोल इवॉल्व होकर गॉड लेवल मार्शल सोल 9 हेवंस एजर फीनिक्स बनेगा। इनेट डोमेन एजर फीनिक्स डोमेन। 2 डिवाइन लाइट्स आकाशीय पर्दे को पार करके एजर फीनिक्स डूलो के शरीर में उतर गई। लेवल 97 की बॉटल नेक उसी समय टूट गई। उसकी सोल पावर सीधे लेवल 98 पीक तक पहुंच गई। इसके तुरंत बाद उसके पीछे मूल एजर फीनिक्स से भी कहीं ज्यादा विशाल 9 रंगों वाला डिवाइन बर्ड प्रकट हुआ। उसने अपने विशाल पंख फैला दिए। उसकी फीनिक्स जैसी आवाज पूरे गूंज उठी। स्टॉर्म डोमेन चारों दिशाओं में फैल गया। लायन डूलो ने आंखें पूरी तरह खोल दी। एजर फीनिक्स का मार्शल सोल वास्तव में गॉड लेवल मार्शल सोल में इवॉल्व हो गया था। कियान डाओलियो के चेहरे पर भी हैरानी दिखाई दी। लेवल 98 पीक सोल पावर, गॉड लेवल मार्शल सोल और एजर फीनिक्स डोमेन।
अब एजर फीनिक्स डूलो की युद्ध शक्ति अल्टीमेट डूलो से भी कम नहीं थी। ईवल डूलो ने तेजी से बढ़ी हुई एजर फीनिक्स की शक्ति को देखते हुए जटिल भाव दिखाए। इस बार एजर फीनिक्स की ताकत उससे भी आगे निकल चुकी थी, लेकिन एजर फीनिक्स डूलो ने बिल्कुल घमंड नहीं किया। उसने केवल आकाशीय पर्दे की ओर गहराई से झुककर प्रणाम किया। आकाशीय पर्दे, ये अवसर देने के लिए धन्यवाद। जालेन ने यह दृश्य देखते हुए भावुक होकर कहा, आकाशीय पर्दा बस हाथ हिलाकर ही किसी साधारण इंसान के मार्शल सोल को शुद्ध कर सकता है और उसकी सोल पावर को इतनी तेजी से बढ़ा सकता है। इस तरह की शक्ति सच में भयानक है। मैंने केवल शांत भाव से कहा, 7वें स्थान का इनाम ही इतना भयानक है, तो आगे के 6 लोगों को मिलने वाली चीजें निश्चित रूप से इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली होंगी। 2 लाख साल तक डुओलो महाद्वीप में छिपकर रहने के बाद वो अब गॉड किंग बनने की सीमा पार करने ही वाला था कि अचानक एक आकाशीय पर्दा प्रकट हो गया। वो डुओलो महाद्वीप के 10 सबसे महान सोल मास्टर्स की रैंकिंग करने वाला था, और मैं जो ब्लू सिल्वर सेमी गॉड बन चुका था अब छिप नहीं सकता था। एजोर फीनिक्स डुओलो को डिवाइन मार्शल सोल का इनाम मिलते ही आकाशीय पर्दे ने 6ठे स्थान की घोषणा कर दी। बैंगनी धुंध पूरे आसमान में फैल गई और एक अत्यंत गरिमापूर्ण दबाव ने पूरे डुओलो महाद्वीप को ढक लिया। डुओलो महाद्वीप के 10 सबसे महान सोल मास्टर्स। 6ठा स्थान बीबी डोंग। कॉन्सिक्रेशन हॉल में मौजूद सभी लोगों के चेहरे बदल गए। एजोर फीनिक्स डुओलो को आकाशीय पर्दे का इनाम मिलने से पहले ही वो लेवल 97 पीक पर था। अब बीबी डोंग उससे ऊपर थी। इसका मतलब था कि उसकी मूल ताकत बहुत पहले से ही एजोर फीनिक्स से अधिक थी, लेकिन उसे पो बने केवल 12 साल हुए थे। 12 साल पहले जब वो राक्षसा गॉड की शक्ति हासिल करने की राह पर था, तब उसने एंजल गॉड एंसेस्टर की शक्ति का इस्तेमाल करके बीबी डोंग के शरीर पर हमला किया था। उस घृणित और दुष्ट डिवाइन पावर को बीबी डोंग ने पहले ही राक्षसा गॉड एग्जामिनेशन के रूप में स्वीकार कर लिया था। केवल डिवाइन एग्जामिनेशन ही किसी व्यक्ति को 12 साल के भीतर इतना भयानक बना सकती थी। पोप हॉल के अंदर बीबी डोंग ने अपना नाम आकाशीय पर्दे पर देखा, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। 6ठा स्थान, उसे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। अगर राक्षसा गॉड एग्जामिनेशन ने लंबे समय तक उसकी सोल पावर और शरीर को दबाकर न रखा होता तो शायद वो टॉप 3 में जगह पाने के योग्य होती, लेकिन उसे वास्तव में चिंता रैंकिंग की नहीं थी। उसे चिंता थी कि अब आकाशीय पर्दा उसकी पूरी जिंदगी को पूरे महाद्वीप के सामने उजागर करने वाला था। 20 से ज्यादा सालों से दबे हुए उसके रहस्य शायद अब और छिपे नहीं रहेंगे। आकाशीय पर्दे ने जल्द ही बीबी डोंग की पूरी जानकारी सामने रख दी। ट्विन मार्शल सोल्स, डेथ स्पाइडर एम्परर, सोल डिवाउरिंग स्पाइडर एम्परर, लेवल 98 सुपर डुओलो, राक्षसा गॉड एग्जामिनेशन, 7th ट्रायल। सबसे भयानक बात यह थी कि आकाशीय पर्दे ने साफ बताया कि बीबी डोंग अभी डिवाइन एग्जामिनेशन के महत्वपूर्ण चरण में थी और उसकी वास्तविक शक्ति दबाई जा रही थी। अगर वो पूरी ताकत की अवस्था में होती तो उसकी रैंकिंग और भी ऊपर होती। कॉन्सिक्रेशन हॉल में लायन डुओलो ने ठंडी सांस भरी। बीबी डोंग पहले ही लेवल 98 पर पहुंच चुकी है और केवल 2 और डिवाइन ट्रायल्स पार करने के बाद वो राक्षसा गॉड की डिवाइन पोजीशन हासिल कर सकती है। कियान डॉलियो खामोश हो गया। राक्षसा गॉड एग्जामिनेशन का दर्द और उसकी आत्मा को कुचलने की प्रक्रिया आम लोगों की कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक थी। बीबी डोंग एक तरफ डिवाइन एग्जामिनेशन के दबाव को सह रही थी और दूसरी तरफ अपनी सोल पावर को लेवल 98 तक पहुंचा चुकी थी। उसकी प्रतिभा और इच्छा शक्ति सच में भयानक थी। यहां तक कि रैंकिंग शुरू होने से पहले शायद ईवल डुओलो भी उसका मुकाबला नहीं कर पाता। हेवन डो सिटी में स्नो किंगे का रूप धारण किए कियान रेंचवे भी खामोश हो गई। वो हेवन डो एम्पायर में वर्षों से छिपकर रह रही थी। उसने खुद को साबित करने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन बीबी डोंग बहुत पहले ही सभी से आगे निकल चुकी थी और ताकत से भी ज्यादा कियान रेंचवे एक और जवाब जानना चाहती थी। कियान शुंजी गंभीर रूप से घायल होकर स्पिरिट हॉल लौटे थे और उसके बाद अचानक उनकी मृत्यु हो गई। स्पिरिट हॉल हमेशा कहता रहा था कि उनकी मृत्यु टैंग हाओ के हाथों हुई, लेकिन जब भी कियान रेंचवे के दादा इस घटना का जिक्र करते, उनका चेहरा बेहद जटिल हो जाता। वो उसे इस मामले के बारे में और पूछने से भी मना करते थे। कियान रेंचवे जानती थी कि उसके पिता की मौत की कहानी इतनी आसान नहीं थी। आकाशीय पर्दे का दृश्य पीछे की ओर जाने लगा। 6 साल की उम्र में बीबी डोंग ने अपने ट्विन मार्शल सोल्स अवेकन किए, डेथ स्पाइडर एम्परर और सोल डिवाउरिंग स्पाइडर एम्परर। साथ ही उसकी जन्मजात सोल पावर पूरी तरह भरी हुई थी। यह खबर स्पिरिट हॉल तक पहुंचते ही तत्कालीन पोप कियान शुंजी खुद गांव पहुंच गया। वो छोटी बीबी डोंग के सामने झुका और मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम मेरी शिष्या बनना चाहोगी? मैं तुम्हें पूरे महाद्वीप की सबसे अच्छी ट्रेनिंग दूंगा। छोटी बीबी डोंग ने सिर हिला दिया। इसके बाद के दृश्यों में कियान शुंजी उसे ट्रेनिंग देता दिखाई दिया। वो उसे सोल बीस्ट का शिकार करने के लिए लेकर जाता। बाहर से देखने पर वो एक ऐसा गुरु लगता था जो अपने शिष्य से बेहद प्यार करता था। 12 साल की उम्र में बीबी डोंग को स्पिरिट हॉल की सेंट घोषित कर दिया गया। सबसे बेहतरीन औषधीय जड़ी बूटियां, सोल बोन्स और सोल बीस्ट संसाधन सभी उसके लिए उपलब्ध करा दिए गए। टाइटल डुओलो खुद उसे ट्रेनिंग देते थे। हर बार सोल रिंग हासिल करने के लिए कियान शुंजी कई शक्तिशाली लोगों को साथ लेकर उसकी रक्षा करता था। बाहरी लोगों की नजर में स्पिरिट हॉल उसे भविष्य की पोप के रूप में तैयार कर रहा था। उसे ऐसे अनगिनत संसाधन और पद मिले जिन्हें ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी में भी हासिल नहीं कर सकते थे। कॉन्सिक्रेशन हॉल में ईवल डुओलो गुस्से से भर उठा। बीबी डोंग के लिए उपयुक्त सोल डिवाउरिंग स्पाइडर एम्परर सोल रिंग खोजने के लिए स्पिरिट हॉल के कॉन्सिक्रेटेड तक स्टारडो फॉरेस्ट में अपनी जान जोखिम में डालते थे। स्पिरिट हॉल ने अपनी पूरी नींव लगाकर उसे तैयार किया और वो स्पिरिट हॉल के रहस्य और संसाधन लेकर किसी बाहरी व्यक्ति के साथ भाग जाना चाहती थी। कियान रेंचवे को भी यह सब बेतुका लगा। बीबी डोंग ने सेंट होने के सारे फायदे उठाए, जबकि उसे खुद स्नो किंगे का रूप धारण करके हेवन डो एम्पायर में 20 साल तक छिपकर रहना पड़ा। बीबी डोंग को स्पिरिट हॉल से शिकार करने का अधिकार ही क्या था, लेकिन पोप हॉल में बीबी डोंग ठंडी हंसी हंस पड़ी। संसाधन और ऐशो आराम। कियान शुंजी ने मुझे जो भी दिया उसकी हर चीज के साथ एक कीमत जुड़ी हुई थी। वो मुझे शिष्या नहीं बनाना चाहता था,
वो सिर्फ ऐसी चीज चाहता था जो कियान परिवार की 6 अरब साल पुरानी एंजल ब्लडलाइन को आगे बढ़ा सके। कियान शुंजी ने मुझे शानदार कपड़े और राजदंड दिए, लेकिन असल में उसने मुझे सोने के पिंजरे में बंद कर दिया था। बीबी डोंग भी अब बड़ी हो चुकी थी। उसके पास एक युवा व्यक्ति दिखाई दिया। वो था युवा स्वांगोंग। उस समय का युवा स्वांगोंग ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लान से था। उसका मार्शल सोल म्यूटेट होकर खराब हो गया था और वो लेवल 30 तक पहुंचना भी मुश्किल समझता था। वो पूरा दिन थ्योरीज पर रिसर्च करता रहता और खुद को असाधारण समझता था, लेकिन युवा बीबी डोंग की आंखों में उसके लिए पूरा सम्मान और प्रशंसा थी। 20 साल की उम्र में बीबी डोंग पूरी तरह प्रेम में डूब गई, यहां तक कि उसने कियान शुंजी से औपचारिक रूप से स्पिरिट हॉल छोड़ने और युवा स्वांगोंग के साथ भाग जाने की अनुमति मांगी। पूरे महाद्वीप में हड़कंप मच गया। स्पिरिट हॉल ने जिस ट्विन मार्शल सोल वाली सेंट को अनगिनत संसाधनों से तैयार किया था, वही अब एक ग्रेट सोल मास्टर के लिए सब कुछ छोड़ना चाहती थी। श्रेक अकेडमी के अंदर युवा स्वांगोंग भी अतीत की यादों में डूब गया। उस समय की बीबी डोंग वास्तव में उसके लिए स्पिरिट हॉल से संबंध तोड़ने तक को तैयार थी, लेकिन बाद में उसने अचानक उससे रिश्ता तोड़ दिया। उसका रवैया इतना ठंडा था कि उसने किसी भी तरह की गुंजाइश नहीं छोड़ी। वो हमेशा सोचता रहा कि जो लड़की उससे इतना प्यार करती थी वो कुछ ही दिनों में पूरी तरह कैसे बदल गई। डाई मुबाई ने यह बात साफ समझ ली। युवा स्वांगोंग मुंह से कहता रहता कि उसे स्पिरिट हॉल के संसाधनों की परवाह नहीं है, लेकिन उसने जिन रिसर्च मटेरियल्स और रहस्यों तक पहुंच बनाई, उनमें से कौन सी चीज बीबी डोंग ने सेंट के अधिकार का इस्तेमाल करके उसे नहीं दी थी। वो एक तरफ खुद को महान दिखाता रहा और दूसरी तरफ स्पिरिट हॉल के फायदे उठाता रहा। और कियान शुंजी स्पष्ट रूप से अपनी सेंट को किसी के साथ भागने की अनुमति नहीं देने वाला था। वो स्पिरिट हॉल के इतने सारे रहस्यों को ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लान तक पहुंचने भी नहीं देता। 22 साल की उम्र में युवा स्वांगोंग के साथ भागने से एक रात पहले कियान शुंजी ने बीबी डोंग को पोप हॉल के अंदर एक गुप्त कमरे में बुलाया। गुप्त कमरे का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। बीबी डोंग ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन ताकत में भारी अंतर के सामने उसके पास कोई विकल्प नहीं था। कियान शुंजी ने बेहद क्रूर तरीकों से उसकी प्रतिरोध करने की क्षमता पूरी तरह खत्म कर दी और युवा स्वांगोंग की जान की धमकी देकर उसे मजबूर कर दिया। उसने कहा कि अगर बीबी डोंग स्पिरिट सिटी छोड़ने की हिम्मत करती है या आत्महत्या करने की कोशिश करती है तो युवा स्वांगोंग तुरंत मारा जाएगा। जब गुप्त कमरे का दरवाजा दोबारा खुला तो बीबी डोंग जमीन पर पड़ी थी। उसकी आंखें खाली थी। कभी गर्व से चमकने वाली स्पिरिट हॉल की सेंट अब अपनी आत्मा खो चुकी कठपुतली जैसी लग रही थी। इस दृश्य के सामने आने के बाद पूरे डोलो महाद्वीप में तीखी बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने कियान शुंजी को इंसानियत से भी गिरा हुआ राक्षस कहा। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि अगर बीबी डोंग स्पिरिट हॉल को धोखा देकर भागना चाहती थी तो उसे इसकी कीमत चुकानी चाहिए थी। श्रेक अकेडमी में युवा स्वांगोंग पूरी तरह टूट गया। उस समय तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? टैंग सांग के सहायक शिक्षक की आंखों में भी गुस्सा भर गया। उसे लगा कि कियान शुंजी और बुरा कियान परिवार प्रकाश का मुखौटा पहनने वाले पाखंडी थे। मान लो बीबी डोंग ने उस समय तुम्हें सच बता दिया होता, तो 20 से ज्यादा लेवल के एक सोल मास्टर के रूप में तुम आखिर कर भी क्या सकते थे? पोप से जाकर लड़ते, शायद पोप हॉल के दरवाजे तक भी नहीं पहुंच पाते। कॉन्सिक्रेशन हॉल में माहौल भी बेहद भारी हो गया, लेकिन कियान डॉलियो अभी भी ठंडा था। उसकी नजरों में कियान शुंजी का बीबी डोंग को भागने से रोकना गलत नहीं था। गलती यह थी कि कियान शुंजी ने उसे जिंदा छोड़ दिया। उसका मानना था कि बीबी डोंग द्वारा कियान रेंचवे को जन्म देने के बाद ही उसे तुरंत मार देना चाहिए था। अगर ऐसा किया गया होता तो आज की सारी घटनाएं कभी नहीं होती। पोप हॉल में बीबी डोंग अपनी जिंदगी के सबसे अपमानजनक दृश्य को सार्वजनिक होते देख रही थी, लेकिन उसने रोया नहीं। वो बस मुस्कुराई। फिर उसकी हंसी पागलपन में बदल गई। उसकी हंसी सुनकर लोगों की रीढ़ तक ठंडी हो गई। कियान डॉलियो, कियान रेंचवे, तुम दोनों ने सब देख लिया। यही है कियान परिवार का वो एंजल ग्लोरी जिस पर तुम्हें इतना गर्व है। उसने कहा। कियान शुंजी को लगा था कि युवा स्वांगोंग का इस्तेमाल करके वो मुझे जिंदगी भर धमका सकता है, लेकिन वो गलत था। उसने मुझे जो अपमान दिया था, मैंने उसे पहले ही 1000 गुना लौटाया है। आकाशीय पर्दे का दृश्य आगे बढ़ा। 24 साल की उम्र में बीबी डोंग ने एक बच्ची को जन्म दिया। उसका नाम था कियान रेंचवे, लेकिन नवजात बेटी को देखते हुए उसकी आंखों में जरा भी ममता नहीं थी, केवल घृणा थी, क्योंकि ये बच्ची उस भयानक रात की बची हुई निशानी थी। उसी रात राक्षसा गॉड की डिवाइन सेंस आ गई। बैंगनी काली परछाई ने अंतरिक्ष को चीर दिया। राक्षसा गॉड ने बीबी डोंग से पूछा, क्या तुम्हें अन्याय महसूस होता है? क्या तुम्हारे अंदर नफरत है? मेरी शक्ति स्वीकार करो और राक्षसा 9 ट्रायल शुरू करो। और डिवाइन एग्जामिनेशन शुरू करने की शर्त थी कियान शुंजी को मारना और उसकी एंजल ब्लड लाइन तथा आत्मा को निकलना। कॉन्सिक्रेशन हॉल में कियान डॉलियो का एंजल डोमेन उसी पल बेकाबू हो गया। उसे आखिरकार सच्चाई समझ आ गई। कियान शुंजी को टैंग हाओ ने गंभीर रूप से घायल किया था, लेकिन उसके बाद बीबी डोंग ने उसके शरीर और आत्मा को निगल लिया था। कियान शुंजी की मृत्यु टैंग हाओ के हाथों नहीं हुई थी, वो बीबी डोंग के हाथों मरा था। कियान रेंचवे कुर्सी पर गिर पड़ी। अब उसे आखिरकार समझ आया कि उसके जन्म का असली अर्थ क्या था। वो बीबी डोंग के राक्षसा गॉड एग्जामिनेशन को शुरू करने का एक साधन थी, और उसके पिता को उसकी अपनी पत्नी ने जिंदा निगल लिया था। पोप हॉल में बीबी डोंग जोर से हंस पड़ी। कियान शुंजी का मांस, वो मेरे द्वारा खाया गया सबसे स्वादिष्ट भोजन था। जिस दिन वो बिना किसी अवशेष के मर गया, वही मेरे जीवन का सबसे खुशी वाला दिन था। किसी ने कुछ नहीं कहा। युए गुआन और गीमे जमीन पर झुके हुए थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपना सिर ऊपर उठाए। लेकिन आकाशीय पर्दे की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। दृश्य 5 साल पहले का हो गया। उस समय बीबी डोंग की सोल पावर लेवल 89 पर अटक गई थी। कियान शुंजी को पता चला कि 1 लाख साल पुरानी ब्लू सिल्वर एम्परर बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसे लगा कि अगर वो बीबी डोंग के लिए 1 लाख साल पुराना सोल रिंग और सोल बोन ले आए तो शायद अतीत की सारी गलतियां पूरी हो जाएंगी। इसलिए कियान शुंजी खुद एक टीम का नेतृत्व करते हुए आयन का शिकार करने निकल पड़ा। श्रेक अकेडमी के अंदर तांग सान की आंखें उसी पल खून जैसी लाल हो गई। उसी पेट से बैंगनी रंग के बाल अनियंत्रित रूप से बाहर निकल आए। अब उसे आखिरकार समझ आया। उसी समय स्पिरिट हॉल ने उसकी मां का पीछा सिर्फ लाख साल पुरानी सोल बीस्ट के लिए नहीं किया था, बल्कि बीबी डोंग के लिए 9th सोल रिंग तैयार करने के लिए भी किया था। लेकिन बीबी डोंग को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी।
उसी नजर में कियान शुंजी का खुद आईएन का पीछा करने के लिए टीम का नेतृत्व करना उसके लिए सबसे अच्छा मौका था, क्योंकि केवल तब जब कियान शुंजी टैंग हाओ के हाथों गंभीर रूप से घायल होगा वो उसके सबसे कमजोर समय में खुद बदला ले सकती थी। आकाशीय पर्दे का दृश्य पूरी तरह खुल गया। युवा टैंग हाओ पूरे शरीर पर खून से लथपथ था। वो अपनी बाहों में नवजात टैंग सान को कसकर बचाए हुए था। आयन उसके पास खड़ी थी और उनके चारों ओर कियान शुंजी हवा में तैर रहा था। उसके साथ जू डोलो, गोस्ट डोलो और कई रेड रोब्ड कार्डिनल्स मौजूद थे। उन्होंने इस 3 लोगों के परिवार को चारों तरफ से पूरी तरह घेर रखा था। 2 लाख साल तक डोलुआ महाद्वीप में छिपकर रहने के बाद वो अब गॉड किंग बनने की सीमा पार करने ही वाला था कि अचानक एक आकाशीय पर्दा प्रकट हो गया। वो 10 सबसे महान सोल मास्टर्स की रैंकिंग करने वाला था और मैं, जो ब्लू सिल्वर सेमी गॉड बन चुका था, अब छिप नहीं सकता था। आकाशीय पर्दे पर बीबी डोंग का अतीत सामने आने के बाद आखिरकार सभी को पता चल गया कि क्योन शुंजी की मौत तांग हाओ के हाथों नहीं हुई थी। वास्तव में क्योन शुंजी को मारने वाली बीबी डोंग थी। दृश्य 5 साल पहले के सनसेट फॉरेस्ट में लौट आया। तांग हाओ की सोल पावर केवल लेवल 89 थी, फिर भी वो अकेला आईएन और अभी अभी जन्मे तांग सान के सामने खड़ा था। सामने स्पिरिट हॉल के पोप क्योन शुंजी था। उसके साथ जू डोलुआ, घोस्ट डोलुआ और कई सोल डोलुआ स्तर के रेड रोब कार्डिनल्स थे। उन्होंने तीनों को चारों तरफ से घेर रखा था। क्योन शुंजी ने तांग हाओ को आखिरी मौका दिया, बस आईएन को सौंप दो, स्पिरिट हॉल हाउतियान क्लैन को छोड़ देगा। लेकिन तांग हाओ ने अपने मुंह के कोने से खून पहुंचा और हाउतियान हैमर को कसकर पकड़ लिया। अगर आईएन को छूना है तो पहले मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। आईएन ने अपनी बाहों में तांग सान को देखा, फिर उसने बुरी तरह घायल तांग हाओ की ओर देखा। वो समझ गई कि अगर ये लड़ाई और खिंची तो यहां मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे, इसलिए उसने बच्चे को चूमा और तांग हाओ की ओर मुड़कर चल पड़ी। ब्लू सिल्वर एम्परर का जाल, 1 लाख साल पुराना सोल रिंग प्रकट हुआ। तांग हाओ उसी समय टाइटल दोलुआ के स्तर पर पहुंच गया। हाउतियान हैमर का आकार 100 गुना बढ़ गया। उसने आईएन की बची हुई आखिरी शक्ति को लेकर क्योन शुंजी पर एक भयानक प्रहार किया। क्योन शुंजी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसके एंजल के 4 पंख उसी समय टूट गए। दृश्य पोप हॉल की गहराई में मौजूद एक गुप्त कमरे में बदल गया। क्योन शुंजी बिस्तर पर पड़ा था। उसकी सभी मेरिडियंस टूट चुकी थी और उसकी सोल पावर का लगभग कुछ भी नहीं बचा था। जब उसने बीबी डोंग को अंदर आते देखा तो उसे लगा कि वो उसका हाल पूछने आई है। यहां तक कि उसने खुश करने की कोशिश करते हुए कहा, 1 लाख साल पुरानी ब्लू सिल्वर एम्परर नहीं मिली तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर 9 सोल रिंग जरूर ढूंढूंगा। लेकिन बीबी डोंग ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना मार्शल सोल एक्टिवेट किया। बैंगनी काली राक्षसा डिवाइन पावर ने तुरंत पूरे गुप्त कमरे को बंद कर दिया। काली ऊर्जा की धारदार कांटेदार लताएं क्योन शुंजी के चारों अंगों को भेद गई। क्योन शुंजी आखिरकार डर गया। वो चिल्लाया, बीबी डोंग मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा गुरु हूं और मैं क्योन रेंज्यू का पिता हूं। लेकिन बीबी डोंग हंस पड़ी। जब तुमने उस गुप्त कमरे में मुझे बर्बाद किया था तब तुम्हें याद नहीं आया था कि तुम मेरे गुरु हो। क्योन शुंजी, तुमने मुझे जो अपमान दिया था आज मैं वो सब तुम्हें वापस करूंगी। राक्षसा डिवाइन पावर लगातार सक्रिय रही। क्योन शुंजी की एंजल ब्लड लाइन, सोल पावर और लाइफ फोर्स को बीबी डोंग धीरे धीरे निगलती गई और राक्षसा गॉड एग्जामिनेशन शुरू करने की शर्त ही क्योन शुंजी की एंजल ब्लड लाइन और उसकी आत्मा को निगलना थी। क्योन शुंजी की चीखें आखिरकार उस गुप्त कमरे में हमेशा के लिए शांत हो गई। कंसक्रेशन हॉल में क्योन दाओलियो लेवल 99 का एंजल डोमेन आसमान तक उड़ गया। पूरी स्पिरिट सिटी कांपने लगी। बीबी डोंग, क्योन दाओलियो उसे मारने के लिए अजोर फूनिक्स डोलुआ को लेकर सीधे पोप हॉल में घुसना चाहता था, लेकिन ईविल डोलुआ ने उसे रोक दिया। क्योन रेंज्यू अभी हेवन डाओ एम्पायर में छिपी हुई है। अगर अभी बीबी डोंग से पूरी तरह भिड़ गए तो स्पिरिट हॉल पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। क्योन रेंज्यू की 12 साल की योजना भी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। आखिरकार क्योन दाओलियो ने अपनी हत्या की इच्छा को जबरदस्ती दबा दिया। उसने फैसला किया कि पहले खुद की रैंकिंग आने का इंतजार करेगा। जब आकाशीय पर्दे का इनाम आएगा तब वो खुद बीबी डोंग से हिसाब चुकता करेगा। प्रिंसेस पैलेस में क्योन रेंज्यू पहले ही आंसुओं से रो रही थी। अब उसे आखिरकार समझ आया कि बीबी डोंग ने उसे कभी अपनी बेटी नहीं माना। बीबी डोंग की नजर में वो सिर्फ एक ऐसी अभिशप्त संतान थी जिसे क्योन शुंजी के साथ नर्क में जाना चाहिए था। क्योन रेंज्यू ने अपने आंसू पोंछे। उसने फैसला किया कि वो अपनी सत्ता हथियाने की योजना को और तेज करेगी। वो जल्द से जल्द हेवन डाओ इंपीरियल फैमिली पर नियंत्रण हासिल करेगी। आज के बाद उसके और बीबी डोंग के बीच मां बेटी का कोई रिश्ता नहीं रहेगा। श्रेक अकेडमी में तांग सान की नजर भी बीबी डोंग पर टिक गई। क्योन शुंजी ने आईएन को मरने के लिए मजबूर किया था और बीबी डोंग ने क्योन शुंजी को निगलकर राक्षसा गॉड एग्जामिनेशन हासिल की थी। तांग सान ने तय कर लिया कि यह खून का कर्ज उसे अपने हाथों से चुकाना होगा। आकाशीय पर्दे ने जल्द ही 6ठे स्थान के इनाम की घोषणा की। 6ठा स्थान बीबी डोंग। इनाम 1, राक्षसा गॉड एग्जामिनेशन की अफिनिटी 10% बढ़ेगी और डिवाइन एग्जामिनेशन के दौरान 30% सोल पावर सप्रेशन हटा दिया जाएगा। इनाम 2, एक डिवाइन सोल रिंग प्रदान किया जाएगा। गहरी बैंगनी डिवाइन लाइट पोप हॉल को चीरती हुई बीबी डोंग के शरीर में प्रवेश कर गई। जिस बॉटल नेक पर वो लंबे समय से अटकी हुई थी वो उसी क्षण टूट गया। पीक दोलुआ का भयानक दबाव पोप हॉल के केंद्र से पूरे स्पिरिट सिटी में फैल गया। युएग्वान और ग्यूमे सीधे हवा में उछलकर दूर जा गिरे। फिर भी उनके चेहरों पर पागलपन भरी खुशी थी और वे जमीन पर घुटने टेक गए। बीबी डोंग ने अपने शरीर के भीतर समुद्र जैसी विशाल शक्ति को महसूस किया और आसमान की ओर देखकर जोर से हंसने लगी। क्यों दाओलियो, अब तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? लेकिन इनाम अभी खत्म नहीं हुआ था।
एक सुनहरी लाल डिवाइन सोल रिंग धीरे धीरे बीबी डोंग के सामने उतरी। उसने तुरंत दूसरा मार्शल सोल बुलाया। दूसरा सोल रिंग उसके शरीर में समा गया। सोल रिंग का रंग लगातार बदलने लगा, सफेद, पीला, बैंगनी, काला, और अंत में वो चुपती हुई रक्त लाल हो गई। उसकी उम्र लगातार बढ़ती रही, 1 लाख साल, 150,000 साल, 2 लाख साल। अंत में सोल रिंग पर 2 गहरी रेखाएं दिखाई दी। 2 लाख साल पुरानी फेरोशियस बीस्ट सोल रिंग सफलतापूर्वक बन गई। कंसक्रेशन हॉल में मौजूद सभी लोगों के चेहरे और ज्यादा गंभीर हो गए। बीबी डोंग अब लेवल 99 पीक दोलुआ बन चुकी थी और उसे 2 लाख साल पुरानी सोल रिंग भी मिल चुकी थी। अब उसे मारना लगभग असंभव था, लेकिन बीबी डोंग खुद इससे संतुष्ट नहीं थी। उसका मानना था कि अपनी सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर के साथ वो 9 लाख साल पुरानी सोल रिंग तक सहन कर सकती थी। बस राक्षसा गॉड एग्जामिनेशन का सप्रेशन अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। सनसेट फॉरेस्ट में जाया लिन यह सब देखकर हैरान रह गया। पलब झपकते ही बीबी डोंग पीक दोलुआ बन गई थी और उसे मुफ्त में 2 लाख साल पुरानी सोल रिंग भी मिल गई थी। बीबी डोंग की डिवाइन एग्जामिनेशन अफिनिटी पहले ही 98% है। अगर वो पहले गॉड बन गई तो क्या वो हमारे लिए परेशानी खड़ी करने आएगी? मैं बस मुस्कुराया। गॉड बनना इतना आसान नहीं है। गॉड रेल्म और डोलुआ स्टार के बीच का रास्ता आकाशीय पर्दे ने पूरी तरह काट दिया है। भले ही बीबी डोंग की अफिनिटी 100% तक पहुंच जाए, बिना गॉड रेल्म के मार्गदर्शन के वो राक्षसा डिवाइन पोजीशन को आकर्षित नहीं कर सकती और ना ही वो डिवाइन गेट को पार कर सकती है। और अगर वो सच में राक्षसा गॉड बन भी गई तो मेरे सामने उसकी कोई खास हैसियत नहीं होगी। बीबी डोंग के ब्रेक थ्रू के बाद आकाशीय पर्दे ने तुरंत एक विशाल गोल्डन क्रोकोडाइल की छवि प्रकट कर दी। वो पूरे आसमान को पार करती हुई दिखाई दी। दोलुआ महाद्वीप के 10 सबसे महान सोल मास्टर्स। 5वां स्थान गोल्डन क्रोकोडाइल दोलुओ, स्पिरिट हॉल का दूसरा कंसेक्रेटेड, सोल पावर लेवल 98, मार्शल सोल गोल्डन क्रोकोडाइल किंग। गोल्डन क्रोकोडाइल दोलुओ 150 से ज्यादा सालों से जीवित था। उसने स्पिरिट हॉल की 3 पीढ़ियों का उत्थान और पतन देखा था। उसके पास लाख साल पुराना 9 सोल रिंग था। गोल्डन क्रोकोडाइल किंग के कारण उसकी शक्ति और रक्षा में लगभग कोई कमजोरी नहीं थी। समान स्तर के विरोधियों में उसके सामने टिक पाना बेहद मुश्किल था। कंसक्रेशन हॉल में गोल्डन क्रोकोडाइल दोलुआ के चेहरे पर मुस्कान आ गए। 5वां स्थान। आकाशीय पर्दे ने आखिरकार उसके साथ न्याय किया था। लायन डोलुआ और लाइट स्पिरिट डोलुआ ने उसे बधाई दी। उनका मानना था कि अगर आकाशीय पर्दा उसे 1 लेवल सोल पावर और दे दे तो गोल्डन क्रोकोडाइल दोलुआ लेवल 99 तक पहुंच सकता है। तब वो क्योन दाओलियू, टांग चैन और बोसाइसी के साथ लेवल 99 के क्षेत्र में खड़ा हो सकता था। अब उसके नजरिए से क्योन दाओलियू की तरह बाकी लोग भी उसके सामने बूढ़ी हड्डियों से ज्यादा कुछ नहीं थे। जियालिन को गोल्डन क्रोकोडाइल किंग देखकर थोड़ी नासमझगी हुई। उसे समझ नहीं आया कि गोल्डन क्रोकोडाइल अभी अभी ब्रेक थ्रू करने वाली बीबी डोंग से कम शक्तिशाली होने के बावजूद 5वें स्थान पर कैसे पहुंच गया। मैंने उसे बताया, बीबी डोंग 6ठे स्थान पर इसलिए है क्योंकि डिवाइन एग्जामिनेशन ने उसकी शक्ति को दबा रखा है। अगर पूरी ताकत की बात करें तो उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर वास्तव में गोल्डन क्रोकोडाइल से ज्यादा है, लेकिन गोल्डन क्रोकोडाइल की ताकत, डिफेंस, 100,000 साल पुरानी सोल रिंग और सैकड़ों वर्षों का बैटल एक्सपीरियंस सामान्य लेवल 98 सोल मास्टर से बहुत आगे है। इसी वजह से वो 5वें स्थान पर मजबूती से खड़ा है। आकाशीय पर्दे ने अब 100 साल से भी ज्यादा पुराना अतीत दिखाना शुरू किया। 6 साल की उम्र में गोल्डन क्रोकोडाइल ने अपना गोल्डन क्रोकोडाइल किंग मार्शल सोल अवेकन किया। उसकी जन्मजात सोल पावर पूरी तरह भरी हुई थी। इस प्रतिभा ने उस समय स्पिरिट हॉल के प्रमुख को भी चौंका दिया। उस समय के पूर्व पोप क्योन यू खुद अवेकनिंग हॉल पहुंचे। उन्होंने छोटे गोल्डन क्रोकोडाइल की ओर हाथ बढ़ाया। कंसक्रेशन हॉल में क्योन दालियू ने इस व्यक्ति को देखते ही पूरी तरह खुद को खो दिया, क्योंकि क्योन यू उसका पिता था और गोल्डन क्रोकोडाइल का गुरु भी। क्योन इतने साल कि क्योन दाओलियू लगभग अपने पिता के युवा रूप को भूल चुका था। गोल्डन क्रोकोडाइल की आंखों में भी भावनाएं भर आईं। अगर क्योन यू नहीं होते तो आज गोल्डन क्रोकोडाइल दोलुआ भी नहीं होता। कई दशक बाद गोल्डन क्रोकोडाइल टाइटल दोलुआ बन गया। वो क्योन यू के साथ जगह जगह युद्ध करता रहा और स्पिरिट हॉल के लिए नए क्षेत्रों पर कब्जा करता रहा। मगर क्योन यू की मृत्यु का समय करीब आया तो उसने युवा क्योन दाओलियू और पूरे क्योन परिवार को गोल्डन क्रोकोडाइल के हवाले कर दिया। आगे से तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी, क्योन परिवार की भी रक्षा करनी होगी। गोल्डन क्रोकोडाइल एक घुटने पर बैठ गया। जब तक मेरी एक सांस बाकी है मैं किसी को भी क्योन दाओलियू और क्योन परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। आकाशीय पर्दे के बाहर क्योन दाओलियू की आंखों से आखिरकार आंसू बह निकले। गोल्डन क्रोकोडाइल ने अपना वादा निभाया था। इन वर्षों में गोल्डन क्रोकोडाइल लगातार कंसक्रेशन हॉल की रक्षा करता रहा। वो क्योन परिवार की रक्षा करता रहा, यहां तक कि उसने क्योन रेंजियो को भी अपनी भावी सुरक्षा की जिम्मेदारी समझकर उसकी रक्षा की। लेकिन दृश्य जल्दी उस सबसे अंधेरी रात में पहुंच गया। क्योन शुंजी को तांग आओ ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था और वो बुरी हालत में स्पिरिट हॉल वापस लौटा। गोल्डन क्रोकोडाइल कंसक्रेशन हॉल के शक्तिशाली लोगों को लेकर गुप्त कमरे के बाहर पहरा दे रहा था। वो गुस्से से आग बबूला था। वो हाउतियान क्लैन को पूरी तरह कुचल देना चाहता था, तांग आओ को टुकड़ों में काट देना चाहता था, लेकिन क्योन दालियू ने उसे रोक दिया। भले ही डैंग अपनी नींव पर अभी भी टिका हुआ है और क्योन शुंजी ने खुद 1 लाख साल पुरानी ब्लू सिल्वर एम्परर को जबरन हासिल करने की कोशिश की थी। इसी वजह से टांग हाओ ने पलटकर हमला किया। अगर स्पिरिट हॉल खुले तौर पर युद्ध शुरू करता है तो पूरा महाद्वीप तबाह हो जाएगा। गोल्डन क्रोकोडाइल को मजबूरी में अपनी हत्या की इच्छा दबानी पड़ी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि क्योन शुंजी टांग हाओ के हाथों नहीं मरेगा। वो स्पिरिट हॉल के सबसे सुरक्षित गुप्त कमरे में मरेगा। बीबी डोंग वहां पहुंची। डेथ स्पाइडर एम्परर उसके शरीर पर प्रकट हुआ। स्पाइडर एम्परर की लताओं ने क्योन शुंजी को जकड़ लिया।
राक्षसा डिवाइन पावर ने उसके शरीर और आत्मा को निगलना शुरू कर दिया। जब गोल्डन क्रोकोडाइल और क्योन दाओलियो ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर केवल जमीन पर फैला हुआ खून था और सामने पूरी तरह राक्षसों और में गिरी पागल बीबी डोंग खड़ी थी। गोल्डन क्रोकोडाइल उसी क्षण पागल हो गया। गोल्डन क्रोकोडाइल किंग उसके शरीर पर प्रकट हुआ। उसके विशाल पंजे ने सीधे बीबी डोंग पर हमला किया, लेकिन क्योन दाओलियो ने एक बार फिर उसे रोक दिया। इस बार पूरा दोलुआ महाद्वीप ये समझ नहीं पाया कि क्योन शुंजी को बीबी डोंग ने निगल लिया था। फिर भी क्योन दाओलियो हथियारी की रक्षा क्यों कर रहा था? प्रिंसेस पैलेस में क्योन रेंजियो भी पूरी तरह टूट गई। पिता ने गलती की थी, लेकिन बीबी डोंग ने पहले स्पिरिट हॉल को धोखा दिया और उसके बाद मेरे पिता को निगल लिया। दादाजी ने उसे क्यों रोका? जियालिन ने भी मुझसे पूछा, क्या क्योन दाओलियो का दिमाग खराब हो गया है? उसका अपना बेटा निगल लिया गया और फिर भी वो हत्यारी की रक्षा कर रहा है। मैंने अपना चाय का कप नीचे रखा और उसे बताया, क्योन दाओलियो मूर्ख नहीं है, वो सिर्फ अपनी पोती को खोना नहीं चाहता था। जब क्योन शुंजी की मौत हुई तब क्योन रेंजियो केवल 9 साल की थी। अगर बीबी डोंग को भी मार दिया जाता तो क्योन रेंजियो एक ही दिन में अपने पिता और मां दोनों को खो देती। क्योन दाओलियो ऐसा नहीं कर सका, इसलिए उसने बीबी डोंग को जिंदा रहने दिया, भले ही वो जानता था कि वही क्योन परिवार की दुश्मन है। आकाशीय पर्दे में गोल्डन क्रोकोडाइल कंसक्रेशन हॉल वापस लौट आया। वो गुस्से से भरा हुआ था। उसने क्योन शुंजी को मार डाला। उसने राक्षसा की दुष्ट शक्ति का इस्तेमाल किया। आपने मुझे उसे मारने क्यों नहीं दिया? क्योन दाओलियो ने गोल्डन क्रोकोडाइल की ओर पीट कर रखी थी। उसका पूरा शरीर जैसे एक ही रात में बूढ़ा हो गया था। क्योन शुंजी मर चुका है, ये उसका कर्मफल है और ये क्योन परिवार का भी कर्मफल है। गोल्डन क्रोकोडाइल अभी भी हार नहीं मान रहा था, लेकिन बीबी डोंग को मरना ही होगा। क्योन दाओलियो आखिरकार पलटा। उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान थे। उसे मार दूं, फिर शाओसुओ का क्या होगा? शाओसुओ अभी केवल 9 साल की है, वो पहले ही अपने पिता को खो चुकी है। अगर बीबी डोंग भी मर गई तो उसके पास कोई माता पिता नहीं बचेंगे। कम से कम बीबी डोंग को जिंदा रहने दो, ताकि शाओसुओ के पास इस दुनिया में कम से कम नाम की एक मां तो रहे। ये बात सुनते ही पूरा महाद्वीप शांत हो गया। प्रिंसेस पैलेस में क्योन रेंजियो रो पड़ी। अब उसे समझ आया, दादाजी ने बीबी डोंग को इसलिए नहीं छोड़ा था क्योंकि उन्होंने उसे माफ कर दिया था। उन्होंने उसे केवल उसके लिए छोड़ा था। वो हमेशा समझती रही थी कि क्योन दाओलियो ने उसे पोप हॉल में कैद करके रखा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस समय क्योन दाओलियो ने उसकी जान क्योन रेंजियो के लिए छोड़ी थी। उसे 9 साल की क्योन रेंजियो याद आ गई। उस समय क्योन रेंजियो ने अभी अभी अपने पिता को खोया था। वो रोते हुए बीबी डोंग के कपड़े पकड़कर पूछ रही थी, माँ पापा कहाँ गए? मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन उस समय बीबी डोंग को केवल उसका चेहरा क्योन शुंजी जैसा दिखाई देता था। उसने क्योन रेंजियो को झटकर दूर कर दिया। मुझे मत छुओ, तुम्हें देखते ही मुझे घिन आती है। कुछ दिनों बाद उसने 9 साल की क्योन रेंजियो को हेवन डाओ एम्पायर भेज दिया। वहां उसे मौत के मुंह में जाने वाली जासूसी योजना को पूरा करना था, और ये योजना पूरे 12 साल तक चली। बीबी डोंग के हाथ में पकड़ा राजदंड हल्का सा कांपने लगा। वो क्योन शुंजी से नफरत करती थी। वो क्योन परिवार से नफरत करती थी। इसी वजह से उसकी नफरत क्योन रेंजियो तक भी पहुंच गई थी। लेकिन आकाशीय पर्दे ने उसे क्योन रेंजियो की याद फिर से दिला दी। आखिरकार क्योन रेंजियो उसी के शरीर से जन्मी उसकी अपनी संतान थी। इन वर्षों में उसने हुलियाना को अपनी बेटी की तरह प्यार किया, लेकिन शायद वो सिर्फ क्योन रेंजियो के प्रति अपने अपराध बोध से बचने की कोशिश कर रही थी। प्रिंसेस पैलेस में क्योन रेंजियो ने आकाशीय पर्दे पर बीबी डोंग की ओर देखा। उसके चेहरे पर अभी भी आंसुओं के निशान थे। उसे